इस पार्ट की स्टार्टिंग में सभी के सभी लोग हमारे एमसी को पकड़ने के बाद उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगे थे कि मुझे लगा था कि ये कोई बहुत बड़ा वंस इन अ मिलीनियम स्वॉर्डमैनशिप जीनियस होगा और ये हमें कुछ लगा था कुछ अमेजिंग होगा। लेकिन सीनियर ब्रदर हुआंग, आप इसे वहां से बाहर जाने दो वरना ये अपने पैंट में मुतलेगा। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि इसका मतलब जो हुआ कि हमारे सीनियर ब्रदर हुआंग का जो इमोर्टल सीलिंग स्कार्फ है वो अनबिलीवेबल है। फिर उसके बाद जिस स्कार्फ में हमारे एमसी को पकड़ा होता है उसमें से हमारा एमसी रेड कलर की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जो टेक्निक अभी अभी सीखी थी उसने, और बिना किसी परेशानी के बाहर आ जाता है और उसके 5 पॉइंट वैल्यू के मिल जाते हैं क्रिएशन पॉइंट के। और वो बंदा बस देखते रह जाता है क्योंकि हमारे एमसी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। देखकर काफी शौक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, आखिर ये बंदा इससे बाहर निकला तो निकला कैसे, क्या इसने अभी अभी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल किया था, मैंने देखा था ब्लड एस्केप टेक्निक। फिर उसके बाद हमारे एमसी को एक मिशन आता है कि उसे कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं और वो कनेक्शन देखता है कि आखिरकार इसके पास कितने पॉइंट्स की कमी है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसको देखकर एमसी काफी खुश होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने अभी जितने भी वैल्यूज खर्चे मतलब इकट्ठे किए थे फॉर्च्यून वैल्यूज या फिर क्रिएशन वैल्यू को, उसे ऐड किया जा सकता है। बाकी के लोग इसको देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं और कहने लगते हैं ये बंदा पूरी तरीके से पागल है क्या, इसने ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी लाइफ स्पैन को कम करेगी। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि तुम्हारी जो रियल में है पावर की वो भी नीचे गिर सकती है, तुम्हारी फाउंडेशन भी डैमेज हो सकती है। तभी हमारा एमसी उन सभी से कहने लगता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बस थोड़ी बहुत मजाक करने में लगे हुए थे, लगता है कि तुमने दुनिया अभी तक देखी नहीं है और मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था जब तुमने अचानक से मुझ पर अटैक कर दिया था, मुझे लगा किसी दुश्मन ने मुझ पर अटैक कर दिया। तो सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे लगता है कि तुम जरूर मजाक ही कर रहे होगे। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बस मजाक करने में लगे हुए थे, हम बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहते थे कि तुम्हारी जो स्क्वायर स्वॉर्डमैनशिप जीनियस की वो कैसी है, और हमारा कोई दिल से इल इंटेंशन नहीं था कि हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। खैर जूनियर ब्रदर, तुमने आखिरकार ब्लड एस्केप टेक्निक सच में इस्तेमाल कर दी थी, हम तो डर ही गए थे। ये सुनने के बाद एमसी कहने लगता कि अच्छा तो इस मजाक में तुम सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उनकी पोल खुल जाती है तो वो सभी के सभी पुत्र से शॉक हो जाते हैं ये बात सुनकर, और उससे कहने लगता है सभी के सभी लोगों से मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर को बिल्कुल भी दोष नहीं देने वाला इस बात का, लेकिन एक बार हम लोग आउटसाइड चले जाएंगे तो जो मास्टर है वो एल्डर्स हैं, वह सभी के सभी लोग इस बात के बारे में उन्हें पता जरूर चल जाएगा कि मैं एक स्वॉर्डमैनशिप जीनियस तुम्हारे इस खंडे से मजाक के कारण उसकी जो फाउंडेशन है उस पर डैमेज हो गई। आखिरकार ये बात अगर उन्हें पता चली तो तुम्हें पता है ना उसका रिएक्शन कैसे होने वाला है उन सभी का, मैं भी तो देखूं आखिरकार कैसा होगा रिएक्शन। इसे देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा जानबूझकर हमारे साथ मजाक करना चाहता है और जो हमें इसमें घसीटना चाहता है। मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, मैं तो बस इनका मजाक देखने में लगा होता, लेकिन आखिरकार मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया, ये वाकई में बहुत ज्यादा खराब चीज है और इतना भद्दा मजाक करने का इसे बहुत ज्यादा पॉइंट से मिलने लगते हैं। और हमारा एमसी इसको देखकर काफी खुश होता है और कहने लगता है कि इतना तो बुरा भी नहीं था, इसके जो इफेक्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। तभी इनमें से एक लड़की हमारे एमसी की तरफ आते उससे कहने लगती है कि हम जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जूनियर ब्रदर, तुम्हें इस तरीके से एल्डर को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कोई दिक्कत नहीं, मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं उसे ये बात कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी जो फाउंडेशन है वो डैमेज हो चुकी है। कैसा रहेगा कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करो कुछ स्पिरिट स्टोन ताकि मैं रिस्टोरी पिल्स को खरीद सकूं उनका इस्तेमाल करके। इसको देखकर सभी के सभी लोग मन में गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं ये तो साफ साफ हमें लूटने की कोशिश करने में लगा हुआ है, ये बंदा कितना शेमलेस है, उसके बदले में और भी पॉइंट मिलने लगते हैं इसको। तभी पीछे से उसका सीनियर ब्रदर हुआंग आकर उससे कहने लगता है कि फेलो डिसिपल, आखिरकार तुम ये क्या बकवास करने में लगे हुए हो, मैंने एब्सोल्युटली मुझे कुछ भी नहीं पता है कि तुमने ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया और ये टेक्निक है क्या। और बात करें जूनियर ब्रदर के बारे में तो तुम्हारी जो फाउंडेशन डैमेज हुई है वो तुम्हारे कल्टीवेशन के कारण हुई है, इससे हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से तुम दूसरों पर झूठा इल्जाम ना लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हमारे एमसी के सामने स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग उससे बात से एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ ये बंदा अकेला है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि एल्डर्स भी इसकी बात पर भरोसा नहीं करने वाले और इसका जो रीजन है उस पर कोई भी नहीं मानने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पैनिक हो चुका है। लेकिन जब तक इसे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं आ जाती तब तक उसे ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और सभी के सभी लोग उसमें यही एक ही बात करने लगते हैं। तभी हमारा एमसी वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग स्टोन को निकालकर उन्हें दिखाने लगता है कि किस तरीके से वो लोग पहले बात करने में लगे हुए थे और किस तरीके से उन्होंने एडमिट किया था कि हाँ ये लोग मजाक करने में लगे हुए थे। जिसको देखकर हमारे एमसी पर उन सभी को गुस्सा नहीं लगता और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि इस बंदे ने तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया है शैडो स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद करने का, आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा ही सेमलेस हो सकता है। और तभी उसे बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलने लगते हैं। तभी उसका सीनियर ब्रदर हुआंग वहां पर आते हैं उनके और कहने लगते हैं तुम तो कितने बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम इसे एल्डर्स को दिखा दोगे तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे पास तुमसे निपटने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। और वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं इसको देखकर काफी खुश हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि हमारा जो सीनियर ब्रदर हुआंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो उसके इस बंदे से इसके शैडो स्टोन को छुड़ा लेंगे और फिर हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी खुशी मना ही रहे होते हैं तभी हमारा एमसी उनके सीनियर ब्रदर पे मारना चालू कर देता है जिसके कारण इसके मुंह से खून निकल
पड़ता है एक मुक्के के कारण। इसकी सीन वांग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हमारे एमसी से फाइट करना चालू कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमारा एमसी अजीब तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ था। और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब सी बात है, आखिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करने का ये पोस्चर कैसा है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने में लगा हुआ है, इसमें तो ऐसी पावर होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सीनियर ब्रदर वांग को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा पेन में है, और ये टॉप ग्रेड का जवान रैंक प्रोटेक्टिव आर्मर भी पहने हुए हैं, फिर भी इस बात को देखकर इसकी बहुत ज्यादा जल जाती है और वापस से अटैक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। और ये एक ऐसी अटैक मेथड है जिसे हमारे एमसी ने क्लोज डोर कल्टीवेशन में खुद ही बनाया था, डेवलप किया था। ये अपनी हर एक बॉडी को किसी स्वॉर्ड की तरह ट्रीट करता है और अपने अनुसार जो मल्टीपल स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक सीखी थी उसका इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी के थ्रू, जिससे कारण इसकी जो बॉडी है वो एबनॉर्मली फ्लेक्सिबल बन जाती है, जिससे कि अपनी इच्छा अनुसार वो अपनी बॉडी को कभी भी कहीं भी कैसे भी मूवमेंट के तरह मोड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इसके साथ साथ में इसके जो स्वॉर्डमैनशिप के अटैक्स होते हैं वो इसके फिजिकल अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो काफी तेज भी होता है, जिसको देखकर उसका सीनियर हुआंग काफी शॉक हो जाता है। और इसके सभी के सभी अटैक अपने दुश्मनों पर डबल हिट करते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसे पंच भी किया गया हो और एक ही समय पर स्टेप भी किया गया हो किसी नाइफ से। और इतनी मार खाने के बाद उस बंदे की बैंड बच जाती है और उसके मुंह से सिर्फ खून निकल पड़ता। और जब वो एक भी अटैक हमारे एमसी पर नहीं कर पाता तो हमारा एमसी भी उसकी लगे लगे भाई कनपट्टे में खींच खींच के उसकी बैंड बजा देता है, जिसको देखकर आसपास के लोग पूरी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या ही गुड स्ट्रेंथ था, मानना पड़ेगा इसका जो पोस्चर है वो कितने ज्यादा ट्विस्टेड है। जो हमारे सीनियर ब्रदर हुआंग है उसकी जो फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट स्टेज 3 पर है कल्टीवेशन उनकी, लेकिन साथ में उसके जवान रैंक का प्रोटेक्टिव आर्मर भी पहने हुए हैं और इसकी फैमिली हेयरलूम डी रैंक की जो मैजिक वेपन है उसका भी इस्तेमाल करने लगे हैं। फ्लोइंग क्लाउड फैन भी है इनके पास, लेकिन इसके बाद भी ये इस बंदे को बिल्कुल भी पीट नहीं पा रहे हैं, हाथ तक नहीं लगा पा रहा है और खुद इतनी गंदी तरीके से पिटा जा रहा है इस बंदे के द्वारा से। और तभी हमारा एमसी उसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ा देता है। तभी जो सीनियर ब्रदर हुआंग है वो अपनी विंड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है, मानना पड़ेगा मेरे जो हेयर है वो पूरी तरीके से खराब हो गए। तभी उसका सीनियर ब्रदर हुआंग मार खाने के बाद एमसी से कहने लगता है कि तुम साफ साफ क्यों रिफाइनमेंट स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं क्यों रिफाइनमेंट स्टेज पर हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। और तभी वो सभी के पीछे से देखने लगता है और उससे क्या लगता है कि अगर कर तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर कब तक देखते रहोगे, आकर मेरी मदद नहीं करने वाले क्या। जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि अगर यहाँ पर कोई वाकई में किसकी मदद करना चाहता है तो मैंने ये जो चीज है वो एल्डर्स को दिखा दूंगा कि किस तरीके से मुझे ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा था, जो कि मेरे पास शैडो स्टोन में मौजूद है रिकॉर्डेड। जिसको देखकर उसका सीनियर ब्रदर हुआंग हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, जब भी तुम ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कारण उसे रिकवर करने में तुम्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एमसी बिना किसी परेशानी को उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उस सीनियर ब्रदर हुआंग की गर्दन को पकड़ घसीट कर ले जाता है और पूरे की पूरे उस छोटे से कोर्टयार्ड में बिल्कुल किसी बॉल की तरह घुमाने लगता है। और फाइनली जैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कई बार इस्तेमाल करने के बाद हमारा एमसी रुकता तो उसका सीनियर ब्रदर हुआंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता, जिसको देखकर पूरे के पूरे लोग सभी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर किस तरीके का है, ये इतनी ज्यादा तेजी से और इतनी ज्यादा समय से लेकर ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, क्या इसका जो ब्लड एसेंस है वो कभी खत्म नहीं होता क्या। जहाँ पर हमारा एमसी सभी के सभी लोगों को धमकाते हुए कहने लगता है कि जो भी जहाँ पर इसकी मदद करना चाहता है उसे कंपनसेशन करना पड़ेगा मेरी ब्लड एसेंस फाउंडेशन का इस्तेमाल करने के लिए। और जैसी बात पैसों की आती है तो सभी के सब लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और कहने लगता है कि मैंने इस बारे में कभी नोटिस भी नहीं किया था कि जहाँ पर एक रूम भी है, मैं तो अंदर जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और सीनियर ब्रदर हुआंग के सारे की सारी जितनी भी इच्छाएं थी वो धरी की धरी रह जाती हैं और सब भग जाते हैं इसे अकेला छोड़कर। और अब बारी आती है हमारे एमसी की और उसके अकेले निपटने की। तो उससे क्या लगता है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही बचे हुए हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे मूव्स थे जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए, मैं अपनी पावर टेस्ट करना चाहता हूँ। इसको देखकर इस बंदे की कतई फट चुकी होती है बुरी तरीके से। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो टेस्ट देने वाले हैं और सभी के सभी इतने भी लोग होते हैं वो उस गार्ड से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी एल्डर उसको देखकर काफी सरप्राइज से भर जाती है और उससे कहने लगते हैं कि हुआंग जंग आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये सब तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तभी वो कहने लगता है कि एल्डर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे जिसके कारण मुझे काफी इंजरीज लगी हुई है। तभी एल्डर उससे कहने लगती है कि यहाँ बकवास करना बंद करो, आखिरकार तुम इस तरीके से ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। और उसे एक मार्क्स पकड़ा देती है और कहने लगती है कि तुम अपना चेहरा यहाँ पर किसी को भी दिखाओगे वरना सभी के सभी लोग तुम पर हंसेंगे। और तभी वहां पर एक एल्डर आता है और उससे कहने लगता है कि ओह तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। और वो एल्डर कहने लगते कि मेरी जो तो ड्यूटी है और ये वांगजियांग गेट का इनर सेट का ट्रांसमिशन एल्डर डाई यू जो कि अर्ली युआनयिंग स्टेज पर मौजूद है, वो आकर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग प्रिंसिपल्स मेरे साथ आओ। और जब जो अंदर जा रहे होते हैं तभी एल्डर वहां पर देख लेता है बुढ़ऊ सटकी वाला, उसको देखकर हमारे एमसी को कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी यहाँ पर आने की, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा और अब जबकि तू यहाँ पर आ चुका है तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाला। और तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की फियांसे बन चुकी है। उसका जो जेड पेंडेंट है वो अचानक से चमकना चालू हो जाता है और उसमें मैसेज आया होता है कि सेक्ट मास्टर की डॉटर क्या आप सेक्ट में मौजूद हो। तभी वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर और मेरा नाम चैंग जियान है, ताकि किसने भेजा मैसेज वो तो पता चलेगा।
और मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे भेजा है एमसी ने। यहाँ पर वो पूछने लगती है कि मेरा नाम, जब बताती है अपना नाम, और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी आवाज अभी तक याद नहीं हुई है क्या, और तुम इस समय पर क्लोज डोर कल्टीवेशन में नहीं थे क्या। एमसी उससे कहने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस वक्त। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है वांगजांग गेट के मार्शल आर्ट्स एरिना में। सभी के सभी एल्डर्स वहां पर खड़े होकर कहने लगते हैं कि इनमें से एक कहने लगता है कि जो असेसमेंट का टाइम है जिसे जॉइंटली होस्ट किया गया है 2 सेट के द्वारा, वो स्टार्ट होने वाला है, वो आ चुका है। और जो लोग इस असेसमेंट को फेल करेंगे उसे इनर सेट से आउटर सेट में डाल दिया जाएगा। जो फर्स्ट प्लेस रहेगा असेसमेंट का वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस साल के जो कांगलान ग्रांड कंपटीशन है उसमें। और यहाँ पर हमारे एमसी को मैसेज भी दिख रहे होते हैं जहाँ पर कई सारे लोग बात करते हैं, कह रहे होते हैं ट्रांसमेंट के थ्रू कि यहाँ पर सिस्टर चेंगजियान का फियांसे भी मैंने सुना है यहाँ पर आ चुका है, जो कि इनर सेक्ट में न्यूली प्रमोटेड डिसिपल है, और किस तरीके से वो हमसे निपटना चाहते हैं। ये बात सुनकर एमसी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और ये बात सुनकर हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है कि किस तरीके से पॉइंट्स को ज्यादा इकट्ठा किया जाए। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जरा इधर देखो, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। और सभी के सामने कहने लगता है कि मैं चेंगजियांग का फियांसे, मेरा नाम जिंगी है, और जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाओ अपने फ्यूचर सेक्ट मास्टर के सन इन लॉ के लिए। अगर तुम इस चांस को मिस कर देते हो तो तुम फ्यूचर में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है, और सभी लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इसको तो देखो, ये बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट है, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, इस बंदे को बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। तो क्या हुआ अगर सेक्ट मास्टर के बारे में सोचने में लगा हुआ है। आखिरकार सेक्ट मास्टर हमारे क्या सोच रहे थे जब इसे अपना फ्यूचर सन इन लॉ बना लिया इस बंदे ने। ये वाकई में हमारी सिस्टर चेंगजियान को इस तरीके से परेशान करना चाहता है और उनके साथ शादी करना चाहता है, ये कचड़ा कहीं का। ऐसा करने के बाद हमारे एमसी को बहुत मात्रा में पॉइंट्स मिलने लगते हैं। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है, मन में सोचते हैं वाह 1000 पॉइंट्स मेरे इतनी आसानी से बढ़ भी गए। जिसको देखकर उस सेट का एल्डर उससे कहने लगता है हमारे एमसी के एल्डर से कि एल्डर डाउ, तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप प्रोडिजी है यानी कि जीनियस है, वो वाकई में अपने आप को हाई प्रोफाइल में रखना ज्यादा पसंद करता है। ये देखकर वो एल्डर डाउ भी काफी सरप्राइज होती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि लीडेड फ्रेंड जिंग से, भले ही मुझे पता है कि जो ओल्ड वूमेन है जो कहा था कि तुम्हारी गारंटी की सेफ्टी दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे ही लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टी कर रहे हो मेरे लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां पर उनकी सिस्टर जेंग जे यहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि वाओ सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुझे लगता है कि सिस्टर यहाँ पर इस एरोगेंट को देखने के लिए आई होगी, क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसे वर्ड्स कह रहा था जो कि उसे पसंद नहीं आए। क्योंकि हमारे सिस्टर चेंगजियान है, उन्होंने इस बंदे से पीछे छुड़वाने के लिए जाके वो एंगेजमेंट से रिजिस्ट कर सके, वहां पर उन्होंने मार्शल आर्ट कंपटीशन तक रख दिया था। लगता है कि इस बंदे से ये बहुत ज्यादा परेशान होंगी, इसीलिए ऐसा किया होगा। जल्द से जल्द इस बंदे को यहाँ पर ह्यूमिलेट कर दो और इसका जो सपना है ना शादी करने का इससे, वो बस चूर चूर हो जाए। तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर चेंगजिया एक सांस भरती है जोर से और सभी के सामने चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से जा सकते हो। उसकी तारीफ करने लगती है हस्बैंड फाइटिंग। इस बात को देखने के बाद सभी के सभी लोग कतई जोकर बन जाते हैं। जो सोच रहे थे वहां पर वैसा कुछ भी ना हुआ, उसका पोपट बन गया सभी का। और तभी वहां पर एक मैजिक टूल आकर हमारे उस चेंगजियान को वहां पर उठाकर उसका बर्दर उड़ा के वहां से ले जाता है, क्योंकि उसने कुछ काम ही ऐसा कर दिया था। और किसी को भी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता और कह रहे होते हैं कि मेरे कान मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है कि मेरे कानों से अभी अभी जो मेरी सिस्टर चेंगजियान ने इस पे कहा था वो क्या कहा, इसको क्या कहकर बुलाया, डैम इट। लगता है कि जो चेंगजियान है सिस्टर चेंगजियान, इसे इस बंदे के इविल मैजिक के द्वारा अफेक्ट कर दिया गया होगा। मैं वाकई में सेक्ट मास्टर मिंग के साथ बात करना चाहता और सभी की कुछ लोग तो वहां पर बहुत ज्यादा जेलसी महसूस कर रहे होते हैं कि वो हमारे एम्प्लॉइज को वहीं की वहीं पीटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो एल्डर डेया होती है वो मैसेज भेज रही होती है अपने सेक्ट में ताकि वो बैकअप बुला सके। ऐसा करने से हमारे एमसी को बहुत मात्रा में पॉइंट्स तो मिल जाते हैं। तभी वो उनसे कहने लगता है सबके सभी लोगों से, ये जो सीन है वो वाकई में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है और इस बंदे ने वाकई में अपने सर को मुड़वा लिया है, अपने सर के बाल काट लिए पूरे के पूरे। मानना पड़ेगा इस बंदे ने बात निभाई अपने। तभी सिस्टम में देखता है कि उससे काफी तो पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी इतने पॉइंट काफी नहीं है कि वो मिशन को पूरा कर सके। और कहने लगता है कि अभी भी यहाँ पर मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि पॉइंट्स कमाना वाकई में बहुत ज्यादा कठिन है मेरे लिए। तभी एल्डर डाउ उससे कहने लगती है कि हमें अब यहाँ पर बकवास करना बंद कर देना चाहिए और मैच को स्टार्ट कर देना चाहिए, और इनकी परफॉर्मेंस अभी देखने के लिए सभी लोग तैयार है। इस बात को देखकर एमपी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि एल्डर डाउ इसी तरीके से तो आप अपने माइंड को कल्टीवेट करते हो, तो आखिरकार हम एक कल्टीवेटर्स हैं, हम इन लोगों से क्यों डरेंगे। ये बात सुनकर एल्डर डाउ उसको दिमाग में बात को बेचती है ट्रांसमिशन के थ्रू और उससे कहने लगती है कि तुम स्टिंकी बच्चे कहीं के, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी इस बात से डर नहीं लग रहा है कि इतनी भीड़ में तुम्हें बुरी तरीके से मार पड़ जाएगी। ये बात सुनकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर सभी को दूर भगाने के बारे में सोचने में लगी हुई हो, आखिरकार अगर ऐसा कर दोगी तो मैं किस तरीके से अपने क्रिएशन पॉइंट्स कमाने वाला हूँ। दूसरी तरफ एल्डर डाउ का सहारा और उनकी सलाह सुनने के बाद ये एल्डर एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जो स्पेक्टेटर्स है वो इमीडिएटली यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बात को देखकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और ये बात उस पर बिल्कुल भी हजम नहीं होती, तो वो मर्डरस और रिलीज करते हुए कहने लगता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, जिसको देखकर आसपास के इतने लोग भी होते हैं वो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम लिटिल पंच कहीं के, अगर तुम्हारा माउथ थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो कोई परेशानी वाली बात हो जाएगी क्या। तभी एमसी चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगता है कि लो आ रही है मेरी पावर, मुझे फील होने में लगा हुआ है, जो मर्डरस और है वो मेरा जो बॉटल लेके मतलब ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ मैं ऑलमोस्ट। इस बात को देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं
और कहने लगते हैं कि आखिरकार अब ये कौन सी एक्टिंग करने वाला है, अब ये कौन सा खेल खेलने वाला है। इसका जो मर्डरस ऑरा है वो वाकई में इसके बॉटल नेक को रिलीज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीमंस है वो सभी के सभी इनविजिबल इसलिए होते हैं क्या? जो सीनियर चैंग जियान है उसे इस तरीके के लौंडे पसंद है क्या? और तभी हमारा एमसी उस सिस्टम से कुछ क्लिक कर और क्रिएशन पॉइंट का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत ब्रेक थ्रू कर देता है, जिसको देखने के बाद वो ऑर्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसका जो ऑरा है उसको देखकर लगता है कि ये फाउंडेशन स्टेज का ऑरा है क्या? इस वाकई में इस ना मर्डरस ऑरा को झेलने के बाद इस तरीके से ब्रेक थ्रू कर चुका है। और एल्डर डाउ भी इसको देखकर कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और सभी के सभी लोग कहने लगते हैं कि इसकी जो स्टेज है वो अभी भी इंक्रीज होने में लगी हुई होती है। ये फाउंडेशन स्टेबलिज्म स्टेज की फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर भाई साहब एक साथ ब्रेक थ्रू कर जाता है, लेकिन आखिरी में आकर उसकी इंटेंसिटी उसे कम करनी पड़ती है और अचानक से उसका ऑरा गायब हो जाता है। तो वो एल्डर शॉक होते हुए कहने लगता है कि इसका ऑरा अचानक से कम कैसे हो गया। और एल्डर डाउ भी कहने लगती है इसको देखने के बाद कि क्या यहाँ पर अभी भी ये सब क्या हुआ था, इतना ज्यादा कैजुअल तरीके से अचीव कर लिया है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ये मिड स्टेज तक के भी क्यों रिफाइनमेंट से सीधा जाकर मिड स्टेज पर पहुंच चुका है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? इतना हासिल करने के बाद हमारा एमसी जोड़ते हंसते सभी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इतना ज्यादा मर्डरस ऑरा मेरे को भेजा ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूं और मेरी मदद करिए। मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है वो वाकई में काफी ज्यादा इंसेपरेबल है। तुम्हारा हार्ड वर्क काम कर चुका। और एक बार फिर से सभी के सभी लोग यहाँ पर जोकर बनकर रह जाते हैं और वो अब हमारे एमसी के जो ताने हैं वो बिल्कुल भी झेल नहीं पाते और क्या लगता है कि मैं इसे और नहीं झेल सकता, मैं इसे मारने वाला हूँ यहीं के यहीं, यहाँ तक कि मुझे पनिशमेंट ही क्यों लेनी पड़े, इसे यहीं टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। दूसरी तरफ जो सीनियर ब्रदर हुआंग होता है जो कि मास्क पहना हुआ है वो मन में खुश हो रहा होता है और क्या लगता है कि इस बेवकूफ को देखो ये इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, किसी दूसरे के घर में आकर उसी के लोगों की बेइज्जती करने में लगा हुआ है और गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। ये तो वाकई में किसी ऐसा है जैसे कि आग में तेल डालने में घी डालने में लगा हुआ है। और एक बार ऐसा होगा तो सभी के सभी लोग इस मौका का फायदा उठाकर इस बंदे को यहीं पर मार देंगे। तभी हमारा एमसी अपने सीनियर ब्रदर हुआंग को गले लगाते हैं, उससे क्या लगता है कि मैं वाकई में अपने ब्रदर हुआंग को यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगा जो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर मेरा स्पेयरिंग पार्टनर बनकर मेरी मदद करते रहे और इसके कारण मेरी जो टेक्निक है वो यहाँ पर मैंने मास्टर करने में कामयाब रहा, मैं प्रोग्रेस कर गया। और ऐसा कहने के बाद उसे और भी पॉइंट मिलने लगते हैं। इसको देखकर उसका सीनियर ब्रदर हुआंग पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि शिट यार ये बंदा तो सारा का सारा ब्लेम मेरे दिमाग पर डालने में लगा हुआ है, मेरे ऊपर डालने में लगा हुआ है। इसकी जो मेथड है वो वाकई में बहुत ज्यादा लो लेवल की है। तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि जो इनर डिसिपल्स है वो इतने ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन तभी वहां पर एक उड़ता हुआ पत्थर आता है और सीधे जाकर हमारे उस सीनियर ब्रदर हुआंग के चेहरे पर लगता है क्योंकि हमारा एमसी उसे डॉज तो कर देता है, जिसको देखकर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यार एमसी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो सीनियर ब्रदर हुआंग, तुम्हारी नाक से तो यहाँ पर खून बहने में लगा हुआ है, तुमने मेरे लिए पहले ही इतना सब कुछ कर रखा हुआ है, तुम्हें इतना इंजर्ड होने की जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको देखकर वो भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और तभी नोटिस करता है कि इसके हाथों में ऐसा लगता है कि किसी ने हेयर से बांध दिया और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता। और तभी हमारा एमसी चिल्लाते है उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर हुआंग को मारने की किसने हिम्मत दिखाई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सीनियर ब्रदर हुआंग जो 9 साल आई मीन 9 इयर्स ईस्ट रिवर में और 30 इयर्स वेस्ट रिवर में, जब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा तब इन सभी से अपना बदला जरूर लूंगा। और ऐसा कहते ही सभी के सभी लोग हमारे एमसी पर कूद पड़ते हैं अपना बदला लेने के लिए और इससे काफी ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। और कहने लगते हैं कि इसकी ज्यादा हिम्मत कैसे ही हमारे इलाके में ही हमें धमकाने में लगा हुआ है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बदले में तुम्हें डी कूपन मिल चुका है। दूसरी तरफ उनमें से जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें वहां पर शांत हो जाना चाहिए। और हमारे एमसी हमारे सीनियर अपने सीनियर ब्रदर हुआंग से कहने लगता है कि ब्रदर हुआंग तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो सिचुएशन है वो काफी डेस्परेट होने वाली है, सभी के सभी लोग तुम पर अटैक करने वाले हैं, तुम्हें एंशिएंट टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल करना चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। और आपका जो सबऑर्डिनेट है वो इस जगह को छोड़कर जाने में लगा हुआ और हमारा एमसी वहां से गायब हो जाता है और वो बंदा वहीं पर बैठकर बैठा रह जाता है। और सभी के सभी लोग कहने लगते हैं कि इस बंदे के पास एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन तालिस्मान है, इसे एक्टिवेट करने का बिल्कुल भी मौका मत देना। और वो सभी के सभी लोग पागलों की तरह हमारे एमसी पर कूद पड़ते हैं और उससे क्या लगते हैं कि जरा 1 मिनट रुको यार, रुको 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 भाई, वो बंदा बिल्कुल भी मार खाने के लिए तैयार होता है और कितनी भी कोशिश कर ले उन सभी को रोकने की लेकिन कोई भी रुकता नहीं और उसकी गलपट्टी में एक खींच के मुक्का मारता है वो बंदा। उसकी थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी उन सभी का पीछा करने में लगा, जहां पर वो टकला और जो कि अपनी सिस्टर चेंग जियान को वहां पर लेकर जाने में लगा। हमारा एमसी जब उसका पीछा कर रहा होता है तो वो टकला उसे देखकर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ चुके बिल्कुल सही समय पर, लगता है कि अब हमें अपना पुराना हिसाब बराबर कर लेना चाहिए। तभी एल्डर डाओ भी उसके पास आ जाती है और डाओ उससे कहने लगती है कि माय डियर फ्रेंड, तुम्हें इस तरीके से पागलों जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगी लेकिन आखिरकार तुम उसका पीछा करने के लिए ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो डैमेज नहीं होगी क्या? और जब ये सब उस कर ही रहे होते ना तभी वहां पर अचानक से कुछ एक बीम निकलती और वो एक टेलीपोर्टेशन बीम होती जिसको देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और एमसी क्या लगता है कि आखिरकार क्या चलने में लगा हुआ है। एल्डर डाओ से क्या लगता है कि ये तो स्पेशल फ्लक्चुएशंस है, जैसे किसी ने टेलीपोर्टेशन एरो को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है और दूसरा हिस्सा इस टेलीपोर्टेशन का किसी गुफा में होता है और वह सभी के सभी लोग उस गुफा में टेलीपोर्ट होकर आ गए होते हैं, जिसको देखकर वो टकला शॉक होते हुए क्या लगता है कि ये कौन सी जगह है।
और पता चलता है कि इन्हें बुलाने वाला यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैं ये बुढ़ऊ होता है। और कहने लगता है बुढ़ऊ आने के बाद वहां पर कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने इतने लोग खड़े हो जाएंगे एक साथ। और एडर्ड याओ भी उसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि सीनियर लिन आखिरकार तुम्हारे इन सब का मतलब क्या है। तभी बुढ़ऊ हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम लिटिल ब्रैक कहीं के तुमने यहाँ पर मुझे इतने समय से मौके करने में लगे हुए हो, मुझे गुस्सा दिलाने में लगे हुए हो, तुम काफी मजे उठा रहे होगे ना मेरा इस सिचुएशन को लेकर। अरे एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। तभी बड़ू हमारे एमसी से क्या लगता है कि तुम कुंगजियान के साथ मिलकर एक्टिंग करने में लगे हुए थे, पागल बनने के प्रिटेंड करने में लगे हुए थे ताकि मैं सारे के सारे मिनरल व्यूज को तुम्हारे हवाले कर दूं और उसके बाद तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे अपने स्वॉर्ड इंटेंट से ग्रांड मैनर में ताकि तुम सभी के सभी सामने पहुंचकर अच्छे बन जाओ और मेरे फेस पर स्लैप मार दोगे। और जैसे ही हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने में लगे हुए हो, मैंने कभी भी तुम्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। तभी उसकी एल्डर है आकर उसका मुंह बंद कर आती है और उसने लगता है कि सीनियर लिन तुम वाकई में बहुत हाईली रेस्पेक्टेड एल्डर हो, तो आखिरकार जूनियर की बातों पर इतना ध्यान को दे रहे हो। तभी वो टकला बीच में बोलता है और उससे क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जो एल्डर लिन है वो अपना बदला लेने के लिए करने में लगे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर जो इस तरीके की फीलिंग्स है वो एक रात में तो उसे जाने नहीं दे सकते। वो अपने माइंड को क्लियर कर लेंगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी। इसको देखकर बड़ू उससे क्या लगता है कि मानना पड़ेगा, यंग मास्टर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो यंग मास्टर वो टकला अपने सिस्टर को लेकर वहां से जाते हुए क्या लगता है कि हमारा इस बिजनेस से कुछ भी लेना नहीं है एल्डर लिन, हम लोग यहाँ से जाने में लगे हुए हैं, आप इस लिटिल गाय से बाद में जाकर निपट सकते हैं। और इतना सा कहने के बाद वहां पर एक बैरियर जनरेट हो जाता है जिसके क्रॉस वो लोग नहीं जा पाते। और वो बड़ू उसको धमकाते हुए उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर आपको इतनी तो जल्दी क्यों पड़ी हुई यहाँ से जाने की, ऐसा तो है नहीं है कि इस बच्चे ने ही मुझे ऑफेंड किया हो और मुझे गुस्सा दिलाया हो, जहाँ तक कि जो कुंगजियान के सेक्ट मास्टर है उसने भी मेरे खिलाफ इस तरीके से एक्ट कर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर मैं इस बच्चे को यहाँ पर परेशानी में खड़ा कर देता हूँ और अपना बदला लेने के लिए उस बुढ़ऊ गीजर युकुंगयान तो मुझे यंग मास्टर की जरूरत पड़ेगी। जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उस टकला उससे क्या लगता है कि एल्डरलैंड मुझे लगता है कि आप मजाक कर रहे हो, अगर तुम मदद चाहते हो तो तुम्हें सीधे जाकर मेरे फादर से मांगनी चाहिए ना। जिसको देखकर वो बड़ू उससे क्या लगता है कि तुम्हारे जो फादर है वो इस वक्त इस बच्चे को अपने साथ मिलवाना चाहते हैं, इसलिए तो इस बच्चे से फेवर करने के लिए उसने अपनी डॉटर तक को इसे हवाले कर दिया। तो जो एल्डर वो सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर पर ही निर्भर रह सकते हैं। इसको देखकर वो टकलू शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिरकार जो एल्डर लिन है वो हमसे चाहते क्या है मुझ जूनियर से। तो बड़ू उन्हें धमकाते हुए उससे क्या लगता है कि अगर यहाँ पर तुम और तुम्हारी जो यंगर सिस्टर है इस यंग के यानी कि हमारे एमसी के द्वारा मर जाते हैं तो तुम्हारे जो फादर है वो डेफिनेटली अपनी इस अलायंस को तोड़ देंगे और डायरेक्टली अटैक पर कर बैठेंगे उस कुंगिन सेक्ट पर। मैंने सही कहा ना। जिसको देखने के बाद वो टकला बहुत ज्यादा शॉक हो जाता। तभी यहाँ पर एल्डर डे बीच में बोल पड़ती है और उससे कहने लगती है ए बड़ाऊ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सेक्ट मास्टर के थ्रू काफी ज्यादा रूमर्स सुने और मैंने ये भी सुना है कि जो वांगजियान सेक्ट के प्रीवियस सेक्ट मास्टर थे उसके साथ तुम्हारी रिलेशन से काफी ज्यादा अच्छी थी, वह तुम्हारे बेनिफेक्टर थे, तुम्हारी एक बार उन्होंने मदद भी की थी, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम फेस नहीं खोदोगे अपना। ये बात सुनने के बाद वो बड़ू उससे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने में लगे हुए हो। किसने आखिरकार तुमसे किसने कहा था कि मैं उनका इंडेप्टेड हूँ उनके ऊपर। आफ्टर ऑल अगर कोई किसी सेक्ट में कोई यूनानिक स्टेज का रिफाइनर जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कि कौन नहीं चाहेगा कि वो उनकी मदद करे। और जब बात इस तरीके से चल रही होती है तो यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी बुढ़ा हुआ अपना बातों को क्लियर करते हुए उससे क्या लगता है कि एल्डर लिंग, लगता है कि तुम्हें ग्रो होते हुए मैंने तुम्हें बचपन से देखा, तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं मरने दे सकता कि यहाँ पर तुम्हें सच्चाई के बारे में भी ना पता चले कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ। और बताता है कि तुम्हारे जो प्रीवियस वांगजियांग सेक्ट मास्टर थे ना चैंग लिंग यून, उन्हें मेरे द्वारा मारा गया था। और जब ये सच्चाई सभी के सभी लोग को पता चलती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बताने लगता है कि मैंने सुना है कि वहां पर एक एंशिएंट हेवन ग्रेड का आर्टिफैक्ट उन्हें पता चल चुका था कि कहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो मुझे बताने के बारे में इनसे मना करने में लगे हुए थे। तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था, तो एक ट्रिप के दौरान मुझे इसका ट्रेजर उन्हें पता मिल चुका था तो मैंने उन्हें वहीं पर मार दिया। और जब मैंने उसकी सोल को पूरी तरीके से सर्च कर लिया तो मुझे इस बारे में पता चला कि उसने उस ट्रेजर तक का हेवन ग्रेड के ट्रेजर आर्टिफैक्ट को जो लोकेशन है कहाँ पर मौजूद है उसकी रिकॉर्ड को उसने अपनी ट्रेजर में छुपा कर रखा हुआ है। और इस ट्रेजर के बारे में, इस मैप के बारे में अभी तक उस बंदे ने किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई थी, यहाँ तक कि इसने अपने हिडन कंपार्टमेंट में सेक्ट ट्रेजर के वॉल्ट में डाल रखा है इसको और वहां पर पहुंचना आसान नहीं है मेरे लिए। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट आई मीन यंग मास्टर काफी शौक होते हैं। उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा जब तुमने हमारी मदद की गई थी तुम उसका रिपे करना चाहते हो। इसको देखकर बड़ू उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि मुझे बस वो ट्रेजर मैप हासिल करना था लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छा तरीका नहीं था अंदर घुसने का। और तुम्हारे जो फादर थे वो मुझ पर बहुत ज्यादा सावधान रहा करते थे हर बात से। भले ही मैंने तुम्हारे सेट को अपने दिल से मदद की थी इतने सालों तक, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे अपने ट्रेजर वर्ल्ड में जाने की परमिशन नहीं दी। अब जबकि यहाँ पर मेरे पास एक मौका आ चुका है कि कुंगयुन सेक्ट और वांगजियान सेक्ट जब एक साथ वॉर में जाएंगे तो मुझे एक मौका मिल जाएगा वहां पर उस ट्रेजर वर्ल्ड में जाने का। तभी एल्डर टॉप वहां पर आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो प्लान था वो वाकई बहुत परफेक्ट था, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी वो उड़ा उससे क्या लगता है कि तुम बस एक बुढ़िया हो, तुम क्या ही बिगाड़ पाओगे मेरा अपने इस जिंदान स्टेज के कल्टीवेटर के साथ। तभी वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती और उस बोतल में से अजीब तरह की ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसको देखकर लगता है कि ये लाइफ एनर्जी है और वो पूरी की पूरी एनर्जी उस एल्डर को चारों तरफ से घेर लेती है। और एमसी इसको देखकर काफी शौक होती है, उसको देखकर कहने लगता है कि कितने रिच विटल फोर्स है इनकी। और जब बुढ़िया एल्डर ड्या होती है वो कतई हॉट लेडी बन जाती है
और कहने जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि एल्डर डे वाकई में आप एल्डर डे हो क्या। और हमारे सभी के सभी व्यूअर्स भी इसको शॉक हो जाते हैं देखकर। और वो एल्डर डे उससे कहने लगती है, यंग फ्रेंड तुम्हें पीछे छुप जाना चाहिए, मैं इस बंदे से अकेले निपट लूंगी। और ये इसका यूथ वाला वर्जन है जो कि युआन यांग थर्ड स्टेज पर है, जिसको देखकर वो बड़ू हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे वाकई में ऐसा लगा था कि कुंजियन सेट के पास सिर्फ और सिर्फ 5 युआन यांग स्टेज के कल्टीवेटर्स बचे हुए हैं, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वहां पर उनका हिडन ट्रम्प कार्ड जरूर होगी। इस बात को सुनने के बाद एल्डर डेव एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि ओरिजिनली मेरे लिए नहीं बनी हुई थी, जबकि मैंने वादा किया था कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं कभी भी अपने वादे को तोड़ने नहीं वाली। और जब इनकी बातें चली रही होती है तभी पीछे से एक बंदा आकर उनसे हंसते हुए कहने लगता है कि ओल्ड लिन, इसे वाकई में ऐसा लगता है कि ये फाइटिंग में ज्यादा अच्छी है तो वो तुम्हें हराने में कामयाब रहेगी और वो तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ने में भी कामयाब रहेगी। और पीछे से वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और बताया जाता है कि जो रेड कलर वाला कपड़े पहना हुआ है उस बंदे का नाम जाओ जुएन है और जो कि अनअटैच्ड कल्टीवेटर है, किसी भी सेक्ट से अटैच नहीं है, युआन यांग फोर्थ स्टेज पर है। जो राइट में खड़ा हुआ बंदा है उसका नाम ओयंग कुई है जो कि अनअटैच्ड कल्टीवेटर युआन यांग स्टेज थर्ड स्टेज पर। जो कि आने के बाद लाल वाला बंदा उससे कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है। जो रियल एडवांटेज होता है एक रिफाइनर का वो सिर्फ कॉम्बैट नहीं होता बल्कि में कनेक्शन होता है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि उस समय पर जो चैंग लिंग यून है वो युआन यिंग सिक्स्थ स्टेज पर कल्टीवेटर था, लेकिन उसके द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे द्वारा नहीं मारा गया क्या, तुम्हें अभी तक नहीं पता। इसको देखकर एल्डर शॉक होती है, वो कहने लगती है कि लगता है कि हम सभी के सभी लोग बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हुए हैं और इन दोनों की जो कल्टीवेशन है वो मेरे ही बराबर है ऑलमोस्ट। और तभी वो हमारे एमसी को और जितने भी दोनों के दोनों लोग होते हैं उनको अपनी बोटल्स में फेंक देती है, जिसको देखकर वो टकलू काफी शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे नहीं, अब तो लगता है हम मरने वाले हैं। लगता है कि जो एल्डर डयाओ है वो 3 युआन यिंग स्टेज कल्टीवेटर को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगी। और हमारा एमसी भी इसको देखकर काफी शॉक होता है और कहने लगता है, हे कल्टीवेशन क्लोन, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। और यहाँ पर इसकी जो कल्टीवेशन क्लोन जो कि इसकी सिस्टर है उससे कहने लगती है कि क्या हो गया ब्रो, क्या हो गया, तुम्हें मुझसे क्या काम है। जहाँ पर एमसी उससे पूछने में लगता है कि आखिरकार तुम्हें ये बताओ कि जो गॉड मॉर्निंग स्क्रिप्चर है कितने ज्यादा समय लगने वाला है अगर तुम उसे प्रैक्टिस करोगी तो। तभी वो बताने लगते हैं कि जो गॉड मॉर्निंग स्क्रिप्चर है वो तो ऑलरेडी कल्टीवेट हो चुका है। ये बात सुनकर एमसी काफी शॉक होता है और क्या लगता है कि इतने ज्यादा तेज। तभी वो बताने लगते हैं कि मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा था ना कि सारा का सारा कल्टीवेशन मैटर तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। तभी सिंडर टैंक जान हमारे एमसी पर जाती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम इस तरीके से यहाँ पर हवा में क्यों खोए हुए हो, तो तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं बस सोचने में लगा हुआ था कि जो बुढ़ऊ है ना ओल्ड गीजर है उसने कहा था कि वो इस तरीके से दिखाने वाला है जैसे कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन ये ऐसा करेगा तो करेगा कैसे। जिसको देखकर वो बताती है और कहने लगती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सकती हूँ और समझाती है कि हमारे सेक्टर में जब अनक्लियर सर्कमस्टेंस हो गए थे नेक्स्ट सेक्टर मास्टर के खिलाफ और उनके जो सेक्टर मास्टर थे वो मर गए थे इससे पहले वाले, तो इस सिचुएशन को लेते हुए हमारे सेक्टर ने ये डिसाइड किया और बहुत ज्यादा महंगे प्राइस के साथ एक सीक्रेट टेक्निक को खरीदा था जिसे हेवनली मशीन पवेलियन के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट मेंबर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे इस सेक्ट में और उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जिस पर किसी पे भी इस स्पेल का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वो स्पेल वो बंदा कहीं पर भी किसी भी तरीके से मारा जाता है तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा हेवनली मशीन पवेलियन पे। वहां पर चेक कर सकते हैं कि आखिरकार उससे मरने से पहले कुछ समय पर वो क्या सिचुएशन रही थी, वो किस तरीके से मारा गया, कैसे मारा गया, और पता चल सकता है कि किसने उसे मारा। और वो सारे के दोनों हम दोनों पर उस स्पेल का इस्तेमाल किया गया है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सोचते हुए इससे कहने लगता है कि ये बात तो सच है, अगर तुम इसके बारे में सोचो तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो। तभी वो टकलू उससे क्या लगता है कि ये तो एक काफी टॉप सीक्रेट मैटर है, तो आखिरकार इस गेस्ट एल्डर को इसके बारे में कैसे पता। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि हमें बस इसे वेरीफाई करने की जरूरत है, जिसको देखकर वो काफी शॉक होते हैं। क्या लगता है कि तुम कैसे वेरीफाई करोगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एल्डर डे उन सभी से एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए रेडी होती है और वो तीनों की तीनों मिलकर एक साथ एल्डर डे पर अटैक करने लगते हैं और उससे क्या लगता है कि ये ओल्ड वुमन यहाँ पर जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ पर एल्डर डे की बैंड बजी पड़ी होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और कह रही होती है कि बढ़िया है तुम मेरी और ज्यादा नजदीक आओ, अब मैं अपने आप को ब्लास्ट कर लूंगी जिससे कि तुम सभी लोगों को काफी ज्यादा चोट लगेगी। तभी हमारा एमसी उस बोतल में से बाहर निकल पड़ता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ एल्डर। जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो, जल्दी से अंदर जाओ। और हमारे एमसी ने उस टकलू को अपने रस्सी से गोल गोल बांधकर घुमाना चालू कर देता है जिससे कि वो अपनी वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा। जिसको देखने के बाद वो एल्डर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और इस तरह के बिहेवियर देखकर तेरे भी वो मास्टर्स होते हैं योनांग स्टेज के, वो काफी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी क्या लगता है कि क्या हो गया, तो मैं तुम सभी के सभी ओल्ड मास्टर कहीं के मेरे इस न्यू वेपन को देखकर इतना ज्यादा क्यों डरने में लगे हुए हो। यहाँ पर वो टकलू हमारे एमसी से कहने में लगा हुआ था कि तुम बड़ऊ कहीं के साले कमीने, मुझे जाने दे, यहाँ पे मेरे को फायदा उठा रहा है इस तरीके से। तभी ये बड़ऊ उसके पास आता है और उससे क्या लगता है कि तुम लिटिल ब्रेड कहीं के, भले ही तुम इस बंदे को अपना होस्टेज बना लो लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर हो, तुम मेरी कल्टीवेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो एल्डर डे उसको पकड़ लेता क्योंकि वो एल्डर डे हमारे एमसी की मदद करने लगती है क्योंकि वो भीख मांगता है ना। और यहाँ पर इस टकलू को दो तरह की एनर्जी से खींचा जा रहा है, एक तो एल्डर की ग्रीन कलर की एनर्जी और एक उस बढ़ऊ की गोल्डन कलर की एनर्जी। लेकिन उस बढ़ऊ की एनर्जी काफी नहीं होती है हमारे उस टकलू को वहां पर खींचने के लिए और एल्डर डे उसे खींचने में बचाने में कामयाब रहती है।
यहाँ पर हमारा एमसी एक्टिंग करते रहे, उससे क्या लगता है कि जो फैक्ट्स है वो क्लियर हो चुके हैं कि उस बड़हू को अब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जिस बड़हू ने पहले जाने दिया, अब वो इस यंग एक्ट मास्टर की मदर है। बिल्कुल कहानियों में एक्टिंग होती है ना, बिल्कुल वैसी करने की कोशिश करने में लगा होता है। इसको देखकर इस बड़हू को और भी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम लिटिल ब्रेड कहीं के, लगता है कि इसका तो मैं मुंह फाड़ दूंगा, इतनी तेरी तो उल्टी सीधी बकवास करने में लगा और परेशान कर रहा है मैं। तभी एल्डर डेव वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है ताकि उससे निपट सके, और एक पावरफुल अटैक उनकी तरफ जाता है तो वो दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उनके जहां पर अटैक होता है वहां पर अजीब तरीके की वेवर होने लगता है। उनकी सारी के सारी एनर्जी एल्डर डेव को जो चूसी जा रही होती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि हम इसके स्वॉर्ड के द्वारा हिट नहीं किए जा सकते, जो हमारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई है, और ये तुम्हारी लास्ट लॉस्ट नहीं हुई है बल्कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है इस बुढ़िया के द्वारा। इसको देखकर हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा हुआ, अब हमारे जो थॉट्स हैं हम उसे रिग्नोर कर सकते और इस तरीके से हम इन्हें रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पर एल्डर डेव हमारे एमसी से क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और चेंग यान को छुप जाना चाहिए इस गार्ड के अंदर। उसके बाद में एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी और सेल्फ डिटोनेटिंग युआनिंग स्टेज का जब फटेगा ना, यानी कि मैं अपने आप को फोड़ लूंगी, तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि इन सभी को यहाँ पर चोट लग जाएगी और तुम्हें सुरक्षा के साथ तुम्हारे सही जगह पर पहुंचा दूंगी, जिससे कि तुम बचकर निकल पाओगे। और अगर मैं डिटोनेट कर देती हूँ तो वो सभी के सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ गार्ड नहीं रहेंगे और तुम मेरे गार्ड का इस्तेमाल करना और निकल लेना पहली फुर्सत में, तो मैं बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो मेरा लाइफ बाउंड मैजिक है वो मेरी एनर्जी के सोर्स को, स्पिरिचुअल एनर्जी को संभालने में कामयाब रहेगा। और ये ऑलरेडी सेट किया जा चुका है मैंने इसकी लोकेशन को। एक बार मैं मर जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें वांगजान गेट पर सबसे ज्यादा तेजी स्पीड से लेकर जाएगा। इसको देखकर एमसी काफी शॉक होती है, क्या लगता है कि सर 1 मीटर को एल्डर डेव, यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज, हम फायदा उठा सकते हैं। इसको देखकर एल्डर डेव उससे क्या लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ तक कि हम लोग होस्टेज भी रख ले ऐसे तो हम लॉन्च नहीं कर सकते अपने अटैक को लार्ज स्केल स्पेल में। और ये जो सीक्रेट टेक्निक है वो ज्यादा समय तक भी नहीं चलने वाली। अगर मेरी जो कल्टीवेशन है वो गोल्डन को रियलमी पर कम हो जाएगी तो हम वाकई में आगे निकलने में नाकामयाब रहेंगे। इसको देखकर एमसी समझाता है, उससे क्या लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्लीकेट हो चुकी थी इस मैटर में, आखिरकार मैं आपको इस तरीके से मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। जिसको देखकर एल्डर डेव उससे क्या लगता है, लिटिल फ्रेंड तुम्हें इतना रेकलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बचाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने क्वीन सेट को बचाने के लिए कर रही हूँ, फ्यूचर के उसके लिए। ये बात सुनने के बाद इसकी फीमेल आई मीन उसकी सिस्टर एमसी की उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही है ये बुढ़िया, अगर इस सिचुएशन में तुम्हारा बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और समझाती है अपने ब्रदर को यानी कि हमारे एमसी को कि इस वर्ल्ड के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं एंशिएंट टाइम में और चाहे वो मॉडर्न टाइम में, अगर वो पावरफुल बनना चाहते हैं तो उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा काउंटलेस कॉर्प्सेस को। तो ब्रदर तुम्हें इस तरीके से अपने दिमाग पर ये बातें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ कमजोरी की निशानियां होती है और तक कमजोर होने की बात तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और तुम कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं जो कि अपने अफेक्शन के लिए अपने बच्चों को छोड़ दो, आई मीन अपने बच्चों के जो अफेक्शन है उसको छोड़ दो। इसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डर डेव आखिरकार तुम कितनी तो कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी जो फॉर्मेशन है वो सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन के बराबर है कंपेयर करो। जिसको देखकर एल्डर डेव उससे कहने लगती है कि ये सेम टाइप की फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बात करें इसके डिफेंस के बारे में तो सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस बात को सुनकर वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो यार। तभी हमारा एमसी अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है वापस से और फुल स्पीड में उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और तोड़ने की कोशिश करता है उस बैरियर को, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। लेकिन उसके जो अटैक्स हैं उस बैरियर पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। जिसको देखकर एल्डर डेव उससे कहने लगती है कि लिटिल फ्रेंड तुम्हें ज्यादा इंपल्सिव होने की भी जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और सब मैं तुम्हें यहाँ पर गार्ड करूंगी, तुम निकल सकते हो पहली फुर्सत में। इसको देखकर वो बड़ू आई मीन वो सभी के सभी लोग डेविल हंसने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये कितना मासूम बच्चा है, इसे वाकई में कन्फाइनमेंट फॉर्मेशन यानी कि इन्हें कैद करने के लिए जो फॉर्मेशन है हम तीनों के द्वारा मिलकर बनाई गई है और इन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम तुच्छ से फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट कल्टीवेशन के साथ तुम इसे तोड़ने में कामयाब रहोगे। इसको देखकर हमारा एमसी क्या लगता है कि इसकी जो सॉलिडिटी है वो बिल्कुल ठीक है, चेक है। और अपने हाथ को उसको टच करने के बाद अपनी सिस्टर को वहां से सिस्टम स्पेस से बाहर निकालकर उस वॉल के बाहर भेज देता है। जिसको देखने के बाद वो तीनों की तीनों बड़ू पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और उसकी सिस्टर भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो वॉल है वो वाकई में बहुत ज्यादा थिन है और तुरंत अपनी सिस्टर से चिल्लाती है, उससे क्या लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर वांगजान गेट पर जाकर मदद बुलाकर लेकर हमारे लिए। जिसको देखकर इसकी सिस्टर काफी सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि ब्रदर मैं तो सिर्फ और एक कल्टीवेशन क्लोन हूँ, तुम यहाँ पर ओवर एक्ट करने में लगे हुए हो। तभी हमारा एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना सिस्टर, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसे अपने बच्चों के लिए जो अफेक्शन होता है उसे अबंडन करना ही पड़ता है अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो। और इस लड़की की बात को इसी पर ही चिपका देता है हमारा एमसी, जिसको देखकर उसे गुस्सा लगती है और हमारे एमसी को काफी ज्यादा वैल्यू पॉइंट मिलते हैं। और इसको देखकर वो बड़ू काफी शौक होते हैं, कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ, आखिरकार जो पर्सन है वो कहाँ पर आई जहाँ से। और वो तुरंत अपने साथी को ऑर्डर देने लगता है कि इसे पकड़ने के लिए। तभी एमसी क्या लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ डेली सिस्टर, तुम्हें जाना होगा जल्द से जल्द। और उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो वहां से भागना चालू कर देती है। और दूसरा वाला जो है बंदा होता है जैसे पीछा करने लगते हैं वो दोनों के दोनों, तो वहां पर एल्डर डेव उसे रोकने के लिए आती है और उससे कहते हैं लिटिल फ्रेंड तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बंदे को यहाँ पर होल्ड करके रखूंगी और तुम्हारी सिस्टर के लिए समय निकालूंगी ताकि वो जहाँ से जा सके। इसको देखने के बाद हमारा एमसी उसके बीच में आता है और उससे क्या लगता है कि तुम सीनियर ओल्ड मास्टर कहीं के
तुम ये मैटर मुझ पर छोड़ सकती हो एल्डर, मैं इस बंदे को यहाँ पर संभाल कर रखता हूँ। जिसको देखकर ये बड़ू पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, ये डेविल क्या यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब। और तभी अचानक से ये बंदा उसको वहाँ पर डॉच कर देता है, जिससे कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। और एल्डर डियागो देखकर उससे काफी गुस्सा हो जाती है और उससे लगता है कि लिटिल फ्रेंड तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो। तभी एमसी कहने लगता है कि मेरी जो सिस्टर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस उसे बाहर इसलिए भेजा था ताकि वो हमारे प्रेशर को थोड़ा बहुत शेयर कर सके हमारे साथ और मदद कर सके। और इस पूरी पूरी सिचुएशन को देखने के बाद लाल वाला जो डेविल होता है वो उससे क्या लगता है कि ये बस जानबूझकर समय निकालने की कोशिश करने में लगा हुआ है। ये जो लड़की है उसको ऑरा को देखकर ऐसा लगता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर होगी, और जो ओल्ड मॉन्स्टर है हमें ही लगता है कि वो उसे रोकने में कामयाब भी रहेगी। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि एल्डर डियागो सबसे पहले तुम्हें विड्रॉ करना होगा अपने इस गार्ड, जिसको देखकर वो एल्डर उससे क्या लगता है कि लिटिल फ्रेंड क्या तुमने यहाँ पर खतरे को फाइनली सेंस कर लिया है क्या। जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि नहीं, मैंने अभी तक बिल्कुल भी अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं आया हुआ हूँ, बस मेरी कमांड को सुनो जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ बाद में। और उसमें जाने के बाद वो उससे क्या लगता है कि एल्डर तुम्हें अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सारी की सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के बाद ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों एक साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे। अगर तुम्हारे पास वहां पर मैं तुम्हें एक मौका दिलवाने की कोशिश करूंगा तुम उसमें का फायदा उठाकर उसे मार दे। इसको देखकर वो एल्डर पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, उससे क्या लगता है कि लिटिल फ्रेंड आखिरकार तुम तो बस एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हो, लेकिन तुम ये सब क्या करने में लगी हो, और तुमने यहाँ पर डिवाइन से टेलीपैथी का इस्तेमाल कैसे किया, और तुमने ये कैसे क्यों कहा कि वो दोनों के दोनों आपस में फाइट करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों करने लगे वो लोग। और वो टकलू वहां पर बेहोश पड़ा होता है, उसकी सिस्टर उसे जगाने की कोशिश करने में लगी होती है। एमसी अपने सिस्टम को चेक करता है और उससे क्या लगता है कि ये बंदा पूरी तरह से सुरक्षित है, बस बेहोश हो चुका है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई मैं जो करने वाला हूँ वो उसमें कोई गलती ना हो और सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जाए। और तभी अचानक से हमारा एमजी के साथ कुछ होता है और वो तुरंत वहां पर जैसे बटन दबाता है, दूसरी तरफ हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर डियागो उन दोनों से फाइट करने में लगी हुई होती है और कह रही होती है कि तुम ओल्ड पावर के साथ इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है तुम बुढ़िया की, और तू जहाँ तक ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली मुझसे। तभी अचानक से उसके साथ कुछ होने लगता है और उसकी आंखें चमकने लगती है और अचानक से उस बड़ू पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि लिन जीजुन तुम यहाँ पर मेरे साथ प्लॉट करने में लगे हो पीछे, और वो तुरंत जाकर उस बड़ू पर जोरदार अटैक कर देते जिससे कि इसे घायल बहुत ज्यादा चोट लगती है और मुंह से खून निकलने लगता है इस बड़ू का। और पूरी की पूरी सिचुएशन को इस एल्डर डियागो को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मौके का फायदा उठाने के बाद इसके मुंह पर एक पीछे से अटैक करने लगती है उस पर, जिसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्या लगता है पीछे देखकर अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन एल्डर डियागो की जो एनर्जी वाला अटैक होता है वो उसे डॉज नहीं कर पाता और इसकी पूरी विटिलिटी को हमारी इस एल्डर डियागो के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फाइनली एल्डर डियागो यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उसको स्लैश कर देती है और कई सारी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो पूरी तरीके से वहीं पर मारा जाता है। और वो बड़ो काफी ज्यादा शॉक होता है उसको देखने के, लेकिन इस बंदे के मरने के बाद ये अपनी सोल को यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए भेजने लगता है और कहने लगता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पर अभी भी इतने बड़ा होने के बाद भी इतना एक्टिंग करने लगे हो टफ भरने की। और वो इस टकलू बड़ू पर अटैक करने लगता है ताकि इसने इस पर गद्दारी कर दी ऐसा इसको लगने में लगा और कहता है कि अगर तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो, अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा अपने। जिसको देखकर ये बड़ू काफी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि शिट ये बंदा वाकई में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है अपनी नेसेंट सोल को। और चिल्लाते हो क्या लगता है कि तुम ये सब क्या करने में लगे हो, तुम इतना क्रेजी क्यों हो चुके हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है। और तभी वो अपने जेब से अपनी उस स्पिरिचुअल रिंग से, स्पेशल रिंग कहते हैं उसमें से एक एटम निकालता है जिसको सोल कैप्चरिंग कल्ट्रन कहते हैं, जो कि मीडियम ग्रेड अर्थ रैंक का मैजिक आर्टिफैक्ट है जो कि किसी भी मरे हुए कल्टीवेटर की नेशनल सोल तक के कल्टीवेटर की सोल को बिना किसी परेशानी के पकड़ सकता है। और वो बड़ू कहने लगता है कि भले तुम यहाँ पर एक गोश्त भी बन जाओ लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूं। और एल्डर डियागो उसे होता हुआ ये सब कुछ देखने लगती है। एल्डर डियागो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जहाँ पर एक्चुअली में इस तरह का कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि स्पेशली टारगेट करता है नेसेंट सोल्स को, ये तो वाकई में अच्छा हुआ कि मैंने अपनी नेसेंट सोल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इन दोनों लोगों ने आपस में फाइट चालू क्यों कर दी। हे यंग फ्रेंड तुमने कुछ किया था क्या इनके बीच में। दूसरी तरफ जो हमारा एमसी होता है वो वहां पर बेहोश पड़ा होता है उसके ही साथ चैंग इसको देखो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर कर तुम दोनों के दोनों इस तरीके से बेहोश क्यों पड़ी हो। तभी हमारा एमसी के बारे में बताया जाता है कि जो डिवाइन सॉर्डर टेक्निक है वो किस तरीके से प्रिंसिपल उसका काम कैसे करता है। सबसे पहले तुम्हें अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा गहन तरीके से बिगाड़ना होगा ताकि जब तुम इसे किसी की और दिमाग के डालोगे तो ये किसी वायरस की तरह काम करेगा। और जब तुम इंजेक्ट कर दोगे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को किसी के अंदर तो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है, सी ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, वो काफी ज्यादा बेकार बन जाती है और वो उसे कंट्रोल करने के लिए नामुमकिन के बराबर होता है उसकी स्पेशलाइज से। और सिर्फ तुम अपनी कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं खोगे बल्कि मैं फाइटिंग एबिलिटी भी खो दोगे। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए बात यह है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करती है और अपने आप ही ऐसे अटैक को रोक देती है। जो लो लेवल के कल्टीवेटर होते हैं सिर्फ उन्हीं पर ही काम करती है और जो छोटे मोटे कल्टीवेटर हैं वो हाई लेवल कल्टीवेटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे एमसी को लेकर एक छोटी सी बात है कि दोनों के दोनों जो एक दूसरे से बात कर रहे हो उसका इस्तेमाल कर जब तुम अगर करोगे उस मौके का इस्तेमाल और उसको ऐसा दिखाओगे जैसे कि तुम्हारे ही साथी ने कोई मैसेज भेजा है, फिर तुम उसके दिमाग में घुस सकते हो। और इस तरीके से ही हमारे एमसी ने इस मौके का फायदा उठाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे एमसी ने यहाँ पर ट्रांसमिशन एडिटर का भी इस्तेमाल किया था जिससे कि यहाँ के
पूरे रूल टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाल दी, जैसे कि उसने कॉपी किया था पहले और किसी ट्रोजन गॉड एरर की तरह उसके दिमाग में घुस गया, इसने अपना वायरस डाल दिया उसके बंदे में और सक्सेसफुली उसके दिमाग को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। जब इसने अपना मैसेज भेजा तो इसने अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे कि वो बड़ऊ हो, इसलिए वो उसे समझ नहीं पाया और वो बिना किसी परेशानी के घुसने में कामयाब रहा, क्योंकि वो एक दूसरे के काफी नजदीक, तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर और तभी हमारे एम्स ने इसके बॉडी पे कंट्रोल कर उस बड़ऊ पर अटैक कर दिया। तो बड़ऊ को लगा कि दोनों में इसने मुझे गद्दारी कर दी मेरे साथ, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे एल्डर डाउन ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया। अगर प्लान सक्सेसफुल काम कर जाता तो शायद जो सिचुएशन थी, जो बैटल थी, वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाती, लेकिन ये कमीना बड़ऊ अभी भी जिंदा रह गया और उससे कहने लगता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या किया, और एल्डर डाउ भी मन में सोचते हुए कहने लगते कि मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन यंग फ्रेंड आखिरकार तुम वाकई में बहुत ज्यादा मैजिकल हो, मुझे पता भी नहीं चला कि इसने किया तो किया गया है। तुम्हारी जो ओल्ड वुमेन है वो और द होल्ड नहीं कर सकती, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची है, क्योंकि जो इफेक्ट था मेरे सीक्रेट टेक्निक का वो खत्म होते जा रहा है और मेरे जो करंट कल्टीवेशन है वो नेसेंट सोल पर ड्रॉप आउट हो चुका है। दूसरी तरफ इस बड़ों की पूरी तरीके से फटी पड़ी होती है। एल्डर डाउ को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये काफी तो खतरनाक वुमन है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही होती है और स्ट्रेट खड़ी हुई होती है और आईटी मतलब आंखों से आंखें मिलाकर बिना डरे हो, इसको देखकर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार किस तरीके की इनकॉम्प्रिहेंसिबल मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करी गई है और इंटेंशनली अपने ऑरा को डाउन करने में लगी है ताकि मैं इसे मौका दूं अपने आप को मारने के लिए। ये सोचकर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार जो क्रिमिनल सेक्ट है उसके अंदर इतने ज्यादा हिडन मॉन्स्टर कहां से आ गए, मुझे पता क्यों नहीं था इसके बारे में पहले। सबसे अच्छी वाली बात है कि ये किसी भी तरीके से जो कन्फाइनमेंट एरिया है वो तोड़ने में नाकामयाब रहेगी। जल्द से जल्द मुझे अपने दूसरे साथी को ढूंढना होगा, उसके बाद ये लोग इसके अंदर बने रहेंगे तो हम दोनों के दोनों इसे संभालने में कामयाब रहेंगे किस तरीके से, और रेनफोर्समेंट के तौर पर उसे लेकर आऊंगा। अजय बड़ा वहां से चला जाता है तो फाइनली वो अपने आप को रिलीज करती और सारी की सारी एनर्जी एल्डर डाउ की बॉडी से निकल जाती और धीरे धीरे करके वो कमजोर होने लगती है और क्या लगती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि बड़ऊ यहाँ से निकल गया, मुझे सस्पिशियस होगा। और जब बड़ऊ रास्ते में वहां से जाने में लगा हुआ होता तभी वहां पर कुछ नोटिस करता है अजीब सी चीज, और वो कोई और नहीं बल्कि इसका ही साथी होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो, वो दोस्त वो लड़की कहाँ है जो कि जिसका तुम पीछा कर रहे थे। और जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है वो तो पता चलता है कि वो तो मर चुका है ऑलरेडी और वो उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। दूसरी तरफ हमें एल्डर डाउ को दिखाया जाता है जो कि बची कुछ पावर से उस बैरियर को तोड़ने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसके अटैक से वो बैरियर टूट नहीं पाता और इतनी कोशिश करने के बाद वो थक जाती है और कहने लगते है कि मैं इस बैरियर को नहीं तोड़ पा रही हूँ, हम वापस कैसे जाएंगे, वो जल्दी हम पर अटैक करने के लिए वापस आ सकते हैं और हमारे जो मौका दिया है मेरे लिटिल फ्रेंड ने, मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भी नहीं जाने दे सकता। अब लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, मेरे जो गोल्डन कोर है वो पूरी तरीके से उसकी कल्टीवेशन कमजोर पर नहीं पड़ी है, अगर मैं अपने आप को यहाँ पर ब्लास्ट कर लूँ तो शायद हम लोग निकलने में कामयाब रहे। तुम लिटिल फ्रेंड मुझे माफ कर देना इसके लिए कि हम आज देर तक नहीं चल दिखने वाली मैं, और मैंने अपनी जिंदगी वैसे भी बहुत ज्यादा जी ली है। बस ये इतनी सी पिटी वाली बात है कि मैं वाकई में अपने जो फ्रेंड है उसकी ग्रोथ को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। तभी वो अचानक से हमारे एमसी की लिटिल सिस्टर को देखती है जो कि अजीब तरीके के बिहेवियर करके वापस आने में लगी हुई है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होते हुए कहने लगते कि आखिरकार इसकी जो तो लिटिल सिस्टर है ना मेरे यंग फ्रेंड की, ये कब आई यहाँ पर वापस, मैंने तो इसे कभी नोटिस भी ना की। और वो ऑलमोस्ट टकराने वाली होती है उस बॉडी, तो उसको देखकर वो काफी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि डैम इट, लगता है कि ये ऑलरेडी इसको कंट्रोल किया जा रहा है उस युआन यंग ओल्ड मॉन्स्टर के द्वारा। इसको देखकर चिल्लाते हुए कहने लगते कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो, और जैसे ही वो बेहोश होकर उसकी सिस्टर उस बैरियर पर टकराती तो वो बैरियर टूट टूट कर वहीं पर चूर चूर हो जाती, जिसको देखकर ये भी काफी ज्यादा तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि इसकी मेहनत इतनी ज्यादा करने में लगी हुई तब तक वो बैरियर को तोड़ नहीं पाई, लेकिन इसने बस टकरा कर उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वांगजांग के सेक्ट में स्पिरिट मेडिसिन पवेलियन, जहाँ पर हमारी सीनियर सिस्टर को उसकी तरफ पहुंच चुकी है और वहां पर आकर चेंगजान को देखती है। तो चेंगजान उससे पूछती है कि सीनियर सिस्टर लियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो अपने उससे पूछने लगती है कि मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो कहाँ पर है, उसे तो चोट लग गई थी ना, क्या वो ज्यादा सीरियस है। तभी वो उससे कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा प्रीटी सीरियस है और बुरी तरीके से पीट गया था, जिसको देखकर इसे काफी गुस्सा आने लगती है और उससे कहने लगती है कि एक्चुअली में इतनी बुरी तरीके से इसकी हालत खराब हो गई है, अनफॉरगेबल, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। जब ये इतना सोचने में लगी ही होती है तभी वो हमारे एमजी को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने अपने काम को इतनी देर फिनिश भी कर लिया है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, जिसके कारण वो इतनी ज्यादा मिजरेबल हो चुकी थी। उसको देख करके सीनियर सिस्टर का जो ओल्ड लवर है वो उस हालत में पड़ा हुआ है, ऐसा लगने में लगा हुआ है झूठ बोल रही है भाई, फिरकी ले रही है एमसी की। एमसी इस बात को जानकर काफी शॉक हो जाता है और जिसके पट्टियां पड़ी हुई होती है बंधकर पड़ा हुआ तो मम्मी बना हुआ तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं सीनियर ब्रदर हुआंग होता है, जिसको देखकर एमसी के उसका मजाक उड़ाते हुए क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, मुझे उस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम और सीनियर ब्रदर हुआंग इस तरीके से ओल्ड लवर्स हो। इस बात सुनने के बाद वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये कौन है, मैं इसकी कोई लवर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं है। इसको देखकर चंग जाने पर उसकी फिरकी लेते फिर से क्या लगती है कि तुम इसके बारे में नहीं जानती हो, अभी बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। वो काफी गुस्से में हो जाती है। तभी सीनियर सिस्टर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मैं तो कहता कि ये मेरा जूनियर ब्रदर जेंगे है। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि ओह तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ और ही सीन रखा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं सीनियर सिस्टर का ओल्ड लवर हूँ क्या। ये बात सुनकर चेंगजिन उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे ओल्डर सिस्टर कहकर बुलाना पड़ेगा और याद
याद रखना कि तुम इसकी सेकंड वाइफ रहोगी, फर्स्ट तो मैं ही रहेंगी। और भाई साहब ये लोग जब इसके लिए लड़ रहे होते हैं तभी इसका भाई आता है चिल्लाते हुए और उससे क्या लगता है कि आज मैं एब्सोल्युटली यहाँ पर तुमसे बदला लेने वाला हूँ और इस यंग मास्टर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी तुम। और जब इतना चल ही रहा होता है अंदर आकर देखता है तो यहाँ पर हमारी सीनियर सिस्टर लियो एमजी को और चेंग जियान को बाल पकड़कर घसीट घसकर गोल गोल रानी कितना कितना पानी करके घुमाने में लगी हुई होती है, जिसको देखकर ये बहुत ज्यादा डर गया होता है और क्या लगता है कि खैर आज के बारे में भूल जाओ, मैं और ज्यादा देर तक नहीं देख सकता, इसको नहीं मेरी बैंड बच जाएगी इसके पीछे फंसा दो। दूसरी तरफ सीन सीट होता है वांगजान सेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में, सभी के सभी एल्डर उसकी रिकॉर्डिंग को देखने में लगे होते हैं, जहां पर एल्डर डियाओ सारे के सारे सीन को रिकॉर्ड करके लेकर आई होती है। किस तरीके से बताया था कि इसने किस तरीके से इसके सेट मास्टर को मार दिया और दिखाने के बाद कहने लगती है कि ये रिकॉर्डिंग है जो कि मुझे मेरे फ्रेंड जिंगी ने दी थी, यानी कि हमारे एमसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। तभी ये जो स्टीवर्ड होता है इसको देखने के बाद कहने लगता है कि मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारे सेक्ट मास्टर को एक्चुअली में इस लिन जेयून के द्वारा मारा गया है। और जो करंट का सेक्ट मास्टर होता है ये बात जानकर उसे काफी गुस्सा आने लगती है और कहने लगता है कि ये ओल्ड मास्टर कहीं का मैं यहाँ का सेक्ट मास्टर वाकई में इसको इतने सालों से अच्छी तरीके से ट्रीट करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसने मेरे ही फादर को मारा है और इसे गैस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। आज से और अभी से मैं ये अनाउंस कर देता हूँ कि हमारा जो वेंसियान सेक्ट है इससे उस बंदे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा। और कोई न्यू सेट का सेक्ट मास्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है तो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ सेक्ट मास्टर ली, लेकिन ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा डेस्परेट, तो शायद वो उस हेवनली रैंक के मैजिक आर्टिफैक्ट की जो भी न्यूज है वो सभी को इस बारे में फैलाकर बता देगा, जो कि हमारे लिए काफी बुरी वो खबर हो सकती है। जिसको देखने के बाद वो उस मैप को निकालकर कहने लगता है कि ये जो मैप है ओल्ड मैन के द्वारा जो कि वो चाहता था मेरे फादर के द्वारा इसे छोड़ा गया था, अगर उसने 5 ईयर ओल्ड अपग्रेड नहीं किया होता सेक्ट की जो ट्रेजरी को वॉल्ट की फॉर्मेशन है इसे कंप्लीट नहीं किया होता तो शायद मैं इसे प्रोटेक्ट कभी नहीं कर पाता। और जब मैं इसकी सफाई करने के लिए जाया था तो शायद वो मैप को भी मैंने डिस्कवर नहीं कर पाता कभी। और जब सेक्ट मास्टर उसकी लोकेशन देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि वाह ये तो सरप्राइजिंग वाली बात है कि ये मैप में किसी चीज और चीज की लोकेशन नहीं है, बल्कि मैं हेवनली रैंक मैजिक आर्टिफैक्ट के जो रिकॉर्डेड है मैप में वो कुछ और नहीं बल्कि में वो डिमोनिक स्वॉर्ड है जो कि करंटली आपके स्वॉर्ड के आपके साइड ग्राउंड में वहां पर बंद कर रखी गई। 10 साल पहले आपको तो पता ही होगा ये जो जगह है वो डिस्कवर की गई थी स्मॉल सेट में जिसका नाम जूसियन सेट था, जिसके अंदर डिमोनिक स्वॉर्ड वहां पर रखी हुई। और ये डिमोनिक स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है जो कि हेवनली रैंक की है, लेकिन जो डिमोनिक रेसेस होते हैं उनके जो आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है हमसे हमारे मुकाबले में और कोई भी रेफरेंस वैल्यू नहीं होती उनमें। जो लिन जियून है उसे इस बारे में पता चल गया कि जिस चीज को भी इतने सालों से ढूंढने में लगा हुआ एक्चुअली में एक डिमोनिक स्वॉर्ड है जिसे पब्लिक को सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका रिएक्शन कैसा हो, लेकिन तभी स्टूपिड वहां पर बोलने लगता है कि ओल्ड सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा काइंड हार्टेड थे और उस वक्त शायद इस बात का उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरी खबर होगी, इसने जानबूझकर इसको डेलिबरेटली कंसोल करके रखा गया था और दबाकर रखा गया था इस मैप को। लेकिन कैसे पता था कि इस तरीके से लीन जेयून इसे गद्दार कर देगा यानी धोखा दे देगा। इसको देखकर एल्डर उससे पूछने लगती है ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, अगर जियो हुआंग लिन है अगर किसी ने उसे नहीं बताया इस बारे में तो आखिरकार इसे पता चला तो चला कैसे। इसको देखकर स्टूडेंट से क्या लगता है कि हेवंस फॉर्च्यून पवेलियन जरूरी उन्होंने बताया होगा। सेक्ट मास्टर को भी इस पर डाउट होने लगता है और क्या लगता है कि इस बात में सेंस तो बनता है क्योंकि जो हेवन फॉर्च्यून पवेलियन की डेफिनेशन है वो यूजुअली काफी ज्यादा वैगी होती है और वो कैलकुलेट कर सकते हैं हुआंग लियोंग के लिए हेवनली रैंक का जो मैजिक आर्टिफैक्ट है वो उससे कनेक्टेड है जरूरी, और वो लिन जियून इसे हासिल करना चाहता था। लेकिन बात इतनी सी है कि जो कैलकुलेट किया था हेवनली रैंक का मैजिक आर्टिफैक्ट वो दरअसल एक डिमोनिक स्वॉर्ड है, वरना लिन जियून कभी भी इतना ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं होता इसको हासिल करने के लिए। तो ये बांगजियान सेट का सेक्ट मास्टर कहने लगता है वो कमीने तियानजन पवेलियन वाले अगर वाकई में इन्हें निर्विना टेम्पल के द्वारा बैग नहीं किया गया होता तो शायद हम लोग अभी कितने बार इसे वाइब्रेट कर चुके होते। तभी क्योंकि सेट का सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि अब हमारी जो चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है सेक्ट मास्टर, तुम्हारे लिए बेटर लगा कि हमें पब्लिश कर देना चाहिए डिमन स्वॉर्ड के ट्रेजर मैप के बारे में। आप ये बात सुनकर स्टूवर्ड भी इस बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि सबको इस बारे में पता चलना चाहिए। अगर एक बार लिन जियून ने अगर ये बात खबर फैला भी दी कि सेक्ट मास्टर हमारे सेट के पास हेवनली रैंक का आर्टिफैक्ट है तो सेक्ट मास्टर जब आप ही देखिए अगर चाहे इतनी भी एक्सप्रेशन दीजिए कि वो एक डिमोनिक स्वॉर्ड है लेकिन आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा इस बात को लेकर। लेकिन उस बंदे से पहले अनाउंस करने से पहले अगर आप इसके बारे में अनाउंस कर देते हो कि ये एक डिमोनिक स्वॉर्ड है और इसकी लोकेशन के बारे में सभी को बता देते हो तो शायद हम सभी के सभी लोग मिलकर एक जॉइंट वारंट निकाल सकते हैं अरेस्ट करने के लिए उस बंदे को, जिससे कि हम लिन जियून को कम्प्लीटली ऑन डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को देखकर उससे गुस्सा लगती है और उससे क्या लगती है कि अब जबकि ऐसी बात आ ही चुकी है अगर हम इसे पकड़ नहीं सकते तो सेक्ट मास्टर हम इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि पूरी की पूरी जिंदगी डर डर कर और चुप चुप कर निकाले। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर कुनियंस का और एल्डर डियाओ होती है वो अपने गार्ड को लेकर वहां से निकल पड़ती है और उसे पूछने लगता है कि एल्डर डियाओ क्या आपकी जो सिगरेट टेक्निक है उसके पास इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन है क्या। तभी वो बताने लगते हैं कि यंग मास्टर जिंगने ने मेरी सारी विटलिटी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है, यहाँ तक कि जो मेरा गार्ड है उन्होंने पूरा तरह भर दिया है और ये कम से कम 1 मंथ तक तो चल ही जाएगा क्योंकि ये अभी यूथफुल वाली बॉडी में है ना, इसीलिए इसने उससे पूछा ये चीज कि इतनी ज्यादा जवान वाली बॉडी में क्यों आ गई हो, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की वेस्ट कर रही हो। तब उससे क्या लगती है उसने मुझसे ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे पास काफी नहीं हो तो रिप्लेस करवाने के लिए तुम वापस आ सकती हो। ये बात जानकर जी सेक्ट मास्टर काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि आधे मंथ पहले
आखिरकार कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटी है इस बंदे के पास। लास्ट टाइम जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था इसने गू वॉर्म को निकालने के लिए, तो वो काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा कैसे निकाल सकता है, जिसको देखकर वो बोलने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो यंग मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर दिया है फाउंडेशन स्टेबल स्टेज पर, तो इसकी जो कंजप्शन है शायद वो बहुत ज्यादा लार्ज मार्ज में बढ़ चुकी है, लार्ज मात्रा में। इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि फाउंडेशन स्टेबलाइजर में पहुंच चुका है? मुझे अभी तक याद है तो वो बंदा 5th लेवल पर था क्यों रिफाइनिंग में स्टेज एक मंथ पहले, जिसको देखकर एल्डर डे उससे कहने लगते हैं कि मैं भी वाकई में उस बात को जिक्र वाकई में शॉक हो चुकी थी, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी ब्रेक थ्रू नहीं था, ये डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर गया था 5th लेवल से क्यू रिफाइनिंग में स्टेज से 5th लेवल फाउंडेशन स्टेज में था। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होते हुए कहने लगता है कि एल्डर डाओ कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? तो एल्डर डाओ उससे कहने लगती है कि एब्सोल्युटली सच है ये बात, और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो ब्रेक थ्रू किया था ऑन द स्पॉट पर जब वो इनर डिसिप्लिन का असेसमेंट देने में लगा हुआ था, सभी के सभी लोगों ने इसे विटनेस भी किया था। दूसरी तरफ वांग जियांग का सेक्टर मास्टर होता है, वो भी वहां पर खड़े होकर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है, और वो हमारे सेक्ट मास्टर जाने की कुंगनियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को हंसते हुए देख सुनता है, मतलब तो उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो कुंगनियन सेक्ट मास्टर इस तरीके से क्यों हंसने में लगे हुए हैं, आखिरकार ऐसा क्या फॉर्चून एनकाउंटर हो गया इनसे। ये बात सुनकर जब वांग जियांग का सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि आफ्टर ऑल ये एक्सेप्शनल प्रोडिजी इसके सेक्ट में जो मौजूद है, जो कि डिसिपल है इसका, मैंने तो ये भी सुना है कि लिन जीन का जो क्राइसिस था वो इसी की मदद से सॉल्व होने में सही कामयाब रहा, वरना शायद ये लोग जिंदा भी नहीं लौट पाते। ये बात सुनने के बाद स्टूवर्ट कहने लगता है कि अनबिलीवेबल, इसने एक ही बार में इतने मल्टीपल लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुका है, ये वाकई में इस पर कोई भी देखकर विश्वास नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं नेसेंट सोल की जो बैटल थी उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ये बंदा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी फाउंडेशन स्टेबलाइज पर मौजूद है। और जिसको देखकर सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि कुंगनियन सेक्ट फाइनली यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने में लगा हुआ है, इसकी किस्मत चमकने में लगी हुई है समय के साथ। इसको देखकर स्टूवर्ट उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो हमारी मिस जेनर है वो कंप्लीटली इस बंदे को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है, और ऑलरेडी वो बंदा इसके किसी सर्वेंट की तरह पीछे पड़ने में लगा हुआ है। ये बात सुनकर जो सेक्ट मास्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता, और उससे कहने लगती है कि भले ही मुझे लगता है कि ये मेरी डॉटर के लिए काफी ज्यादा अनफेयर है एक फादर के तौर पर जो मैं इसके लिए करने में लगा हूँ, लेकिन जिस सेक्ट मास्टर के तौर पर मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि ये कुछ ऐसा भी कर सकती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी डॉटर के पास कोई ऐसा वैसा बंदा है। तभी एक रिकॉर्डिंग स्टूवर्ट दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि जी मिस जिनर की तरह रिकॉर्डिंग मुझे भेजी गई, जिसमें हमारा एमसी उसकी तारीफ करने में लगा हुआ है भर भर कर कि किस तरीके से अपना प्यार इजहार करने में लगा हुआ है, जिसको देखकर सेक्ट मास्टर काफी खुश हो जाता है, और उससे कहने लगता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये जो गाना गाने में लगा हुआ है फुल ऑफ इमोशन से भरा पड़ा, ये वाकई में दिल को छूने वाला गाना है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करने में लगा हुआ, जिसको देखकर काफी खुश हो जाता है, और उससे कहने लगता है कि ओल्ड फेलो कुंगजिन डावर्स, इसको बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है कि तुम्हारा जो प्रोडिजी है जैसे तुम कल्टीवेट करने में लगे हुए हो वो जल्द ही मेरे डॉटर का हाथों का पाउंड बनकर रह जाएगा खिलौना। और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है, और एल्डर डे उससे पूछने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर क्यों हंसने में लगे हुए हैं तुम्हें देखकर। इसको देखकर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि लगता है कि आजकल का ये ट्रेंड चलने में लगा हुआ है, जिसको देखकर सेक्ट मास्टर स्टूडेंट से पूछने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनर है वो जिंग ये के साथ मौजूद, तभी वो कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग स्पीड मेडिसिन पवेलियन में मौजूद, और वो देखने के लिए वहां से उड़ने के लिए उड़कर चला जाता, और तभी वह लोग उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो मौजूद, और उसमें से बहुत तेज लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी जो सीनियर सिस्टर वो वहां से तेज मात्रा में उड़कर निकल रही होती है, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो इसको देखकर लगता है ये तो लियू क्यूनियो नहीं है क्या, जो कि क्यूनियो सेक्ट से ये इतनी ज्यादा एंग्री क्यों दिख रही है, गुस्से में क्यों। और तभी अंदर झांककर देखने लगता और पता चलता है कि वहां पर हमारा जो एमसी वो अपने कपड़ों को बांधने में लगा हुआ है, और उसकी डॉटर की हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कि इन लोगों ने खेल कर दिया, समझ गए ना। इसको देखकर इस बंदे को एक गलतफहमी हो जाती है कि इन्होंने कर दिया कांड, और खासते उससे कहने लगता है कि अभी भी समझ में आया तुम दोनों के दोनों कभी काफी ज्यादा यंग हो, और तुम्हें अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ब्रो। इस बात को देखकर एमसी काफी घबराते हुए क्या लगता है कि सेकंड मास्टर ली ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी डॉटर के साथ। लेकिन उसकी डॉटर और भी तेज निकलती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो फ्यूचर सन इन लॉ है वो कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट था, वो तो झेल नहीं पा रहा था और जल्द से जल्द करना चाहता था। ये बात सुनने के बाद वो सेक्टर मास्टर बिल्कुल मान जाता है कि हाँ इन्होंने कांड कर दिया, और वो वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि तुम्हारा जो सेक्टर मास्टर वो समझ सकता है, लेकिन तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए अपनी कल्टीवेशन पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर चैंग जेंग उससे कहने लगती है कि आप जिस जिंगी है वो आपकी डॉटर को वापस से क्रिमिनल सेट में ले जाना चाहता है, इसे ये भी कहा था कि इसकी जो फीलिंग है वो रिस्ट्रेंट फाइटिंग की है और अपने अपोनेंट को हराना चाहता है जल्द, और यहाँ पर वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बात के लिए अलाउ करता हूं, और वो वापस पहुंच जाता है तो स्टूडेंट से उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इनकी रिलेशनशिप कैसी, और वो उससे कहने लगता है कि अब उन दोनों कभी कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये सारे के सारे बातें देखकर हमारा एमसी उस पर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो। तो वो उससे कहने लगती है कि जो मेरे फादर है उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप है, और जितनी ज्यादा उन्हें ऐसा लगेगा उतनी ही ज्यादा मुझे फ्रीडम मिलेगी, और मैं जैसा चाहे वैसे कर सकता हूँ, आई मीन कर सकती हूँ। और आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझे क्वीन सेट में कब वापस ले जा रहे हो और तुम कब जा रहे हो। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डर डैव के नोटिस का इंतजार करना पड़ेगा,
और वो वहीं पर बैठकर एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं। वो लड़की खासकर घूर रही है हमारे एमसी को और उससे कहने लगती है, ओ मैं मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए अपनी बॉडी को लेकर, जितने ज्यादा सीक्रेट्स हैं उसको जानने के लिए, और मेरे पास क्या क्या सीक्रेट्स है तुम्हारे बारे में। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं भले ही मैं क्यूरियस हूँ, तो तुम मुझे बताओगी क्या। इसको देखकर वो उससे कहने लगती है कि अब जबकि तुम मेरे साथ इसी तरीके से कॉपरेशन करने में लगे हो, तो मैं कंफेस करने के लिए तैयार हूँ थोड़ी देर पर। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। काफी जो होते हैं उससे कहने लगता है कि एक रिकॉर्डिंग स्टोर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके इविल कल्टीवेटर के साथ कुछ लेना देना है। और वो उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम इसे यहाँ पर रखने में लगी हुई हो, अगर किसी ने इसे देख लिया तो क्या होगा। लेकिन तभी पता चलता है कि वहां पर जो जैसी चालू करती है तो वो उसका गाना होता है जो कि उसने उसके लिए गाया था। उसको कहने लगता है कि एक्चुअली में जब मैंने तुमसे जो गाना गाने के लिए कहा था तो सीक्रेटली मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। इसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है, क्या तुम वाकई में मुझसे पंगे लेना चाहती है। जहाँ पर वो उस मूवमेंट का याद करने लगता है कि कब इसने गाना गाने के लिए कहा था, तो उससे बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब तुमने उस मार्शल आर्ट अरीना में मेरी मदद की थी, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो कहने लगती है कि वो मेरे लिए बस एक अच्छा सा गाना गा दो जिसमें तुम प्यार इजहार करने में लगे हुए मेरा नाम लेके। इसको देखकर हमारे एमसी को उस पर गुस्सा आने लगती है और उसका सर पकड़कर भाई फोड़ना तो चाहता है पर फोड़ नहीं सकता। और कहने लगता है कि तुम मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट करने लगी हो और अजीब अजीब तरीके की रिक्वेस्ट करने में लगी हो। तुम मुझे रिकॉर्ड करना चाहती थी और ब्लैकमेल करना चाहती थी। इसको देखकर वो उससे कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि इसके रिकॉर्ड करना काफी नाइस होगा। तभी एल्डर डे उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि हमारा समय हो चुका है, हमें बस चलना चाहिए यहाँ से। और तभी हमारा एमसी भी उनके साथ निकलने के लिए रेडी हो जाता है और उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो उसको इतने गुस्से में दिख रही होती है जैसे कि नया ने चीटिंग करने में लगा हुआ हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैंग जियान भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, तो उससे पूछ लगती है कि ये वुमन तुम्हारा पीछे क्यों कर रही है। तो वो हमारी सीनियर सिस्टर को चिढ़ाते हैं, उससे कहने लगती है कि ये लिटिल सिस्टर अभी भी अपनी बिग सिस्टर से इतनी ज्यादा गुस्सा है क्या, अपने आप को बिग मान रही है। इसको देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया था, मैं वापस से अपने सेक्ट में अपनी सेकुलेशन की कल्टीवेशन करने के लिए वापस जाने में लगा हुआ। तभी हमारा एमसी वो जो चैंग जियान है वो एमसी को कुछ निकाल कर दिखाते हैं, उससे कहने लगती है क्या तुम वापस से गाना सुनना चाहो। इस बात को देखकर एमसी बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पाता है और उससे कहने लगता है कि एक्चुअली मेरा जो स्वर्ड इंटेंट है वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, तो मैं बिना सेकुलेशन में जाए हुए भी काम चल सकता है। जब बात सुनकर सीनियर सिस्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उसके पास पहुंचकर उससे पूछ लगती है कि तुम किस सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी उसको शांत कराते हुए उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर मैं रेडी हूँ, अब हमें सेक्ट में वापस जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है रेजिडेंस पे चेंग जियान पी के डिसिपल पर, यहाँ पर वो रहता है, यानी कि हमारा एमसी जगह पर रहता है। वो बेड पर लेटने के बाद कहने लगता है कि मैंने अपने बेड को काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं अब क्या करूं। मैं इस तरीके से रिलैक्स नहीं हो सकता, मैं भले ही मैं घर आ चुका, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरे सामने इस तरीके से ऐसे लड़ने में लगे हुए हैं जैसे कि अभी की जान के दुश्मन अभी की मार देंगे। जिसको देखकर एमसी उनसे पूछता है लेकिन क्यों, तुम यहाँ क्या कर रही है। तभी सीनियर सिस्टर एमसी से कहने लगती है कि तुम्हें तुम्हारे बारे में बात करना चाहिए कि आखिरकार तुमने ये सब क्या कर दिया जूनियर ब्रदर। इस बार तुमने दो लोगों के बीच में बैटल में इंटरफेयर कर दिया था और पूरी तरीके से आउटकम को चेंज कर दिया। वो बैटल किसी और के नहीं बल्कि मैं युआन यंग लेवल के कल्टिवेटर्स के बीच में थी। तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना ठीक रहेगा बिल्कुल इस कंपटीशन में, ताकि तुम अपने लिए एक वाइफ को रिक्रूट कर सको। इसको देखकर चैंग जियान उससे कहने लगती है लेकिन मैंने इनविटेशन ऑलरेडी बाहर भेज दिए हैं। तभी सीनियर सिस्टर उसे गुस्से में देखते हैं, उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, जब तक जो हमारा ब्रदर है जूनियर ब्रदर है मेरा वो सेकुलेशन में कल्टीवेट करेगा तब तक मैं सभी के सभी जितने भी डिसिपल पार्टिसिपेट करने वाले हैं पर्सनली जाकर देखूंगी जो फाउंडेशन स्टेबल स्टेज से ज्यादा है। अगर वो कंप्लीट कंपटीशन करना चाहते हैं नॉर्मल, तो उन्हें पता तो चले कि आखिरकार वो बिना किसी मतलब के कम्पीट कर रहे हैं। इसको देखकर वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो वाकई में इस बार बहुत ज्यादा इंडिसेंट थी। इस इंसिडेंट के साथ पता चल चुका है कि तुम किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ मैं तुम, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं टेस्ट करना चाहूँ। तो मैं ये बात सुनकर एमसी उससे पूछने लगता है तो अब क्या क्या मैंने तुम्हारा टेस्ट को पास कर लिया। तभी भी उससे बोलने लगती है और कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए 5 लोगों का जुगाड़ कर दो जिनका नाम नेमली देखा जाए तो गोल्ड वोड वाटर फायर अर्थ एंड स्काई स्पिरिचुअल रूट जिनके पास मौजूद हो, और सभी के सभी युआन यंग स्टेज के कल्टीवेटर्स उनका ब्लड लाकर मुझे देना है। ये बात सुनकर सीनियर सिटी पुत्र शौक हो जाते हैं, उससे कहने लगते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जूनियर ब्रदर अभी अभी तो फाउंडेशन स्टेबल में पहुंचा है और तुम कह रहे हो कि तुम युआन यंग के साथ फिर से फाइट करें और 5 एट्रीब्यूट अलग अलग जिनकी होंगी सिर्फ उनका कलेक्ट करना है ब्लड को। ये बात सुनकर मुझसे कहने लगे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। तो मैं उस एक्चुअली में देखा था युआन यंग कल्टीवेटर को मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हे युआन सेक्ट है उनके पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो भी सिर्फ और सिर्फ इनर डिसिपल ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसे रिक्वायर करती है हाई लेवल कल्टीवेटर्स ब्लड की जरूरत पड़ती है ताकि वो कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन में उनके लिए एक्सेस कर सके। इसलिए उनका जो प्रीवियस सेक्ट मास्टर होते हैं एल्डर्स होते हैं उनकी मौत से पहले वे सभी के सभी लोग अपने ब्लड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक जगह पर स्टोर कर देते हैं एंसेस्टर लैंड में, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उस कल्ट को इस्तेमाल कर कल्टीवेट कर सके। जब तक तुम उनके इनर डिसिपल बन जाओगी हेयुआन सेट की, तो शायद तुम्हें वहां पर एंटर करने का मौका मिलेगा उनकी एंसेस्टर लैंड में। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है लेकिन जो हेनियान सेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिसिपल को रिक्रूट करता है, तो आखिरकार जूनियर ब्रदर कैसे जा सकता है। जिसको देखकर वो उससे कहने लगते कि वे सभी के सभी लोग मेल डिसिपल को भी रिक्रूट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कल्डर बनकर रह जाएंगे, फंडेंस बनकर रह जाएंगे। और तुम्हारे टैलेंट को देखकर तो लगता है कि तुम एक हाई लेवल के कल्डर बनने के काबिल,
और बिना किसी परेशानी के इंटरसेक्ट में भी घुस सकते हो। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि नहीं, मेरे पास इतने कोई भी टैलेंट नहीं है। तो गाइस कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार कल्टरेंसी का कहने का मतलब क्या है, तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। वही मतलब है कल्टरेंसी जो कि फीमेल कल्टिवेटर के लिए काम आता है, आप समझ गए होंगे। तभी सीनियर सिस्टर ली उससे कहने लगती है कि भले ही अगर तुम ऐसा कर भी सकते हो तो आखिरकार जो जूनियर ब्रदर है वो उससे इतना ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, और तुम इसे जानबूझकर फर्नेस कल्टरेंट की तरह इस्तेमाल क्यों करवाना चाहती हो, और क्या इतना काफी होगा वहां पर घुसने में। इसको देखकर वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि इतना काफी क्यों नहीं होगा। इसको देखकर सीनियर सिस्टर ली उससे कहने लगती है कि ये काफी नहीं होगा, क्योंकि तुम तो जानते हो कि जो जूनियर ब्रदर के टैलेंट को देखकर अगर इसके जो फर्नेस की कल्टरेंट की आइडेंटिटी है तो वो आराम से इस सेट को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और एंडलेस सी में दूर रहेगा और सात समुंदर दूर चला जाएगा। और इसके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा कल्टरेंस बनने से पहले कि अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान। ये बात सुनकर वो उससे पूछ लगती है चेंजियन, क्या तुम वाकई में अपनी सीनियर सिस्टर को अबंडन करने के लिए तैयार हो और सात समंदर दूर जाने के लिए तैयार। ये सोचकर हमारा एमसी उसे तुरंत मना कर देता है, जिसको देखकर वो उसे चिल्लाती सीनियर सिस्टर और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो तुरंत एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है सीनियर सिस्टर वाओ तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो यहाँ से। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चलाते उससे कहने लगती है मैं बस तुम्हें इनिशिएटिव देने के लिए कोशिश करने में लगी हुई हूँ, तुम इस तरीके से यहाँ पर बकवास करना बंद कर। तभी वो चेंगजियन उससे कहने लगती है ठीक है मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करने के लिए तैयार, तुम्हारी जो स्टोरेज रिंग है ना प्रीवियस लाइफ की वो भी मेरे पास, अगर तुम मेरी मदद करते हो ब्लड लाने में तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसके पास मेरी स्टोरेज रिंग आई तो आई कैसे। तभी सीनियर सिस्टर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो, क्या इंपॉर्टेंट है उस रिंग के अंदर। तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डैम इट, अगर ये सिस्टम अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होता तो शायद मैं उससे पूछ सकता था कि आखिरकार उसके अंदर क्या है रिंग के, लेकिन अब है ही नहीं सिस्टम तो कैसे पूछ लूं। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो जो रिंग तुम्हारे पास है वो मेरी ही है और क्या है उसके अंदर। तभी वो उससे क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे बीच का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, हमारे बीच का नहीं मतलब तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारा और थर्ड प्रिंसेस कांगरान कंट्री का। और जिस बात को सुनने के बाद वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर, इतने ज्यादा ट्रस्ट सिस्टम ने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया इसके बारे में। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि जूनियर ब्रदर और प्रिंसेस वो भी कांगरान कंट्री की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के बीच में, क्या वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और पता चलता है कि जो चेंग जियान है वो इन दोनों की फिरकी लेने में लगी हुई है, जिसको देखकर एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी कॉलर पकड़कर उसे खसीटकर उससे क्या लगता है क्या तुम वाकई में मेरे साथ कॉपरेट करना चाहती भी हो या नहीं चाहती हो। तभी चेंग जियान उससे क्या लगती है मैं बस तुम्हें टेस्ट करने में लगी हुई थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम मौजूद ही नहीं है और मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं जानती। जिसको देखकर एमसी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि एक बार पपेट बनने के बाद मेरी जो मेमोरीज है पास्ट लाइफ की वो पूरी तरीके से मिसिंग है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उस बात पर भरोसा नहीं कर रही होती है। तो हमारा एमसी घबराने लगता है। तभी उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक पपेट हो, पपेट को वाकई पसेस नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। तभी वो एक टुकड़ा उसे देते हुए उससे कहने लगती है क्या तुम्हें अभी भी ये चीज याद है। तो वो अपनी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जहाँ पर वो लड़की उससे कह रही होती है कि ये तुम्हारी स्टोरेज रिंग के अंदर मौजूद था। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक किसी मैजिक वेपन का फ्रेगमेंट, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो काफी स्पेशल है। लिन जेयू इसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा और एमसी जब उसे आइडेंटिफिकेशन करता है तो काफी शॉक हो जाता है उसे देखने, क्योंकि उसकी न्यूज ही कुछ ऐसी होती है, क्योंकि इस मटेरियल का नाम सिस्टम सेल है। इसको देखकर कंफ्यूज होते क्या लगता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ, क्या सिस्टम का खुद की फिजिकल फॉर्म भी थी। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ जूनियर ब्रदर। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है ये जरूर ही मेरी रिंग के अंदर से ये तो साबित हो चुका है। तभी एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार क्या रिलेशन है तुम्हारी इस इविल कल्टीवेटर के साथ। तभी वो बताने लगती है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तब उसने मेरी जान बचाई थी और इसके बदले में मैंने उसकी। जिसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि वो एक इविल कल्टीवेटर लेकिन फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो। तो सीनियर सिस्टर उससे क्या लगती है लेकिन तुम्हारी उस इविल कल्टीवेटर की पर्सनैलिटी देखकर तो लगता नहीं है। तो ये बात तो तुम्हें भी पता होगा कि उसकी तुम्हें बचाने का कुछ ना कुछ तो मकसद जरूर रहा होगा। जिसको देखकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि भले ही उसका कोई अल्टीमेट मोटिव हो या ना हो लेकिन वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, लेकिन बस मैंने उसकी इतनी ज्यादा मदद की थी उसे कनेक्ट करने के लिए इस स्ट्रीमिंग सेट के साथ ताकि वो डीमन कोर को बाय कर सके। फिर उसके बाद मैंने कम से कम 4 सालों से उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया है। जिसको देखकर सीनियर सिस्टर से पूछ लगती है क्या रीजन था। तभी वो बताने लगती है कि मैं दो लोग मारे जा चुके हैं, मैं उन्हें रिसरेट करना चाहती हूँ, जिंदा करना चाहती हूँ उस डीमन स्वॉर्ड रिबेलियन के द्वारा। ऐसे कहने का मतलब है जो डिमोनिक स्वॉर्ड का मैटर हुआ था ना तब मर गए थे उसकी बात कर रही है। इसको सुनने के बाद सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं सुना है कि ऐसा कोई मैजिक आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। तो वो उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि मैंने कई सारे कल्टीवेशन के रिकॉर्ड को वर्ल्ड में हमें इतने भी रिकॉर्ड मौजूद है सबको सर्च कर लिया और ऐसा कुछ भी नहीं मौजूद। लेकिन बात करें उस ओल्ड डू के बारे में तो वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से था ही नहीं। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि वो कहीं और से नहीं बल्कि मैं हाई कल्टीवेशन स्टार से आया हुआ है और उसने ये भी कहा है कि वो वहां से बचकर भागने में लगा हुआ है क्योंकि उसे उसका पीछा किया जा रहा है दूसरे के द्वारा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है इसलिए मैंने उसकी बात पर भरोसा किया।
इसको देखकर वो उससे पूछ लगता है एमसी, अगर भले ही ये बात सच हो लेकिन तुम आग के साथ खेल रही हो। इसको देखकर चेंगजेन उससे कहने लगते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला, जब तक तुम मेरी मदद कर सकते हो वो मेरी मदद कर सकता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। फिर एमसी पूछता है लेकिन अगर तुम सक्सेस हो जाती है उसके बाद क्या? तभी चेंगजेन उससे कहने लगते कि मैं अपने स्टेप के काफी ज्यादा नजदीक थी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना था ब्लड एसेंस को 5 कल्टीवेटर जो कि कम से कम युआनिंग स्टेज पर थे, और एट्रीब्यूट तो मैंने बताए थे गोल्ड बोर्ड वाटर फायर अर्थ हेवनली स्पिरिट स्पिरिचुअल रूट के साथ। और ओल्ड डू के पास मेरे लिए जो ब्लड एसेंस लाने का एक तरीका था, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। लेकिन अब वो पहले ही मर चुका है, जिससे पहले कि मैं अपने उस रिवॉर्ड को हासिल कर पाऊं, और उस वक्त मैं काफी ज्यादा डेस्परेट थी उसे हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें देखा उस शैडो स्टोन में कि किस तरीके से तुम इतना ज्यादा पपेट होने के बाद भी पावरफुल बन चुके हो, और तुम उसके पपेट के बाद भी तुम्हारे पास खुद की कॉन्सिक्वेंस मौजूद है, और मैंने तुम्हें पहुंचा लिया और तुम ब्रेक थ्रू भी कर गए स्वॉर्ड इंटेंस। और जब मैंने पहली बार तुम्हें कांटेक्ट किया था तो मुझे लगा था कि तुम्हें पसेस कर दिया गया होगा उस ओल्ड डू के द्वारा, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में कभी नहीं सुना कि पपेट को कोई पसेस कर सकता है। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा जो ओल्ड डू था वो एक हायर कल्टीवेशन स्टार से था आफ्टर ऑल, तो उस पर मुझे पूरा भरोसा भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने तुमसे कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि तुम वह नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं इसे ट्राई क्यों नहीं कर सकती, शायद तुम मेरे काम आ जाओगे और तुम मेरी मदद करो। लेकिन तुम तो मेरी एक्सेप्टेशन से कुछ ज्यादा ही आई निकल गए, चाहे तुम मुझे धमकी समझ लो चाहे मेरी भीख मांगना समझ लो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, सिर्फ एक ही हो बची हुई, क्योंकि तुम ही हो जो कि मेरे ब्लड ऐसा लाने में मेरी मदद कर सकते हो, और तुम उसके बदले में जो चाहो उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो चाहो। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछ लगता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है पूछ। तो एमसी उससे पूछता है क्या तुमने वांग देंग और उसके जो वांग जू है यानी कि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन उन दोनों को तुमने मारा है क्या? इसको देखकर चैंगजन उससे सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि डेफिनेटली मैंने उसे नहीं मारा, जो ओल्ड डू है उसे उसने बैंक देंग को कैप्चर कर लिया था उस समय पर। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है, और ये मैंने ही डिजाइन किया था कि किस तरीके से बैंक देंग को उसके द्वारा पकड़ लिया जाए। ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है सीनियर सिस्टर लियू, और उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम इविल कल्टीवेटर के साथ कॉल्यूट करने में लगी हुई और हार्म कर दिया हमारे कितने सारे डिसिपल्स को तुम्हारे कारण। जहां पर वो उससे कहने लगती है कि ओल्ड डू और मैंने वहां पर एक बैट लगाई थी, अगर जो वांग देंग है उसे कैप्चर करने के बाद उसने उसके खिलाफ सबमिट नहीं किया और ओल्ड की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया या फिर मना कर दिया, तो वो उस बंदे की पूरी मेमोरी को इरेज कर देगा और उसे जाने देगा। लेकिन ओल्ड वू ने इस बारे में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ओल्ड वू अगर इसे रिफ्यूज कर देता वांग देंग इसको उस मूवमेंट पर रिजेक्ट कर देता, तो वो कभी भी तुम्हारे सर पर डिसिपल पर अटैक नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा काफी ज्यादा लालची निकला और गुड फॉर नथिंग था और कुछ भी नहीं, और उस बड़ऊ की इविल टेक्निक में वो फंस गए। इस बात को सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस इविल कल्टीवेटर के पास और भी साथी मौजूद थे जो कि वांग फैमिली के ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन को उन्होंने मार दिया। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं एक पपेट हूँ। तो चैंगजैन ये बात सुनकर उससे कहने लगती है कि 2 साल पहले जब मैं मास्टर डू को मिलने के लिए गई थी तब मैंने उन्हें तुम्हें रिफाइन करते हुए देख लिया था। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बताती है कि उसने मुझसे कहा था कि तुमने उस पर अचानक से हमला करना चालू कर दिया और कई तरीके के अजीब तरीके की स्ट्रेंज टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, और वो कम से कम तुम्हारी ट्रिक के जाल में फंस भी गया था ऑलमोस्ट। ये बात देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है, उससे क्या लगता है कि इसको इतना ज्यादा इविल कल्टीवेटर कहा जा रहा है उन सभी के द्वारा, आई मीन खासकर उस ओल्ड डू के द्वारा। लगता है कि जो इस बॉडी का प्रीवियस ओनर था वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था और किसी मिशन के द्वारा मार दिया गया। ये बात सुनकर एमसी पूछता है कि मेरी स्टोरेज रिंग तुम्हारे पास कैसे है? तो बताने लगता है कि उस बंदे ने कैजुअली मुझे दे दी, क्योंकि उसने मुझसे कहा एक बार पूछा था कि तुम्हारा बर्थडे जल्दी आने वाला है ना, ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, जो प्रीटी आई मीन जो प्रीटी स्टोरेज रिंग है ना तुम इसे रख सकती हो, मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात जानने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज शॉक होता है और क्या लगता है कि तुमने अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर इतनी ज्यादा रिंग को दे दी। वाह, वो ओल्ड गीजर वाकई में था ठरकी था क्या? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो चाहता क्या था। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि लास्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार तुम किसको रिवाइव करने वाली? और वो कहने लगता है कि पहली तो मेरी मदर है और दूसरा मेरा फ्रेंड। सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो सीनियर सिस्टर से कहने लगता है एमसी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है पूछने के लिए, तुम पूछ लो। तो वो भी मना कर देती है मेरे पास भी। तभी चैंगजैन उससे पूछने लगती है कि हमारे बीच की डील के बारे में क्या तुम इसे एग्री करते हो? लेकिन तुरंत हमारा एमसी मना कर देता है, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और एमसी उससे कहने लगता है कि तुम इस स्टेज रिंग को वहां पर रख सकती हो, स्टोरेज रिंग को, ये मेरे लिए कुछ भी लेना नहीं है। और बात करें मेरे कल्टीवेशन आइडेंटिटी के बारे में तो इसे एक्सपोज कर सकती हो। मैं वाकई में बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हूँ ताकि मैं अपनी सीनियर सिस्टर के साथ एलोप कर सकूं यानी कि भाग सकूं। ये बात सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर से कहने लगते कि हे तुमको ज्यादा नहीं सोच रहे, और मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो इविल कल्टीवेटर तुम्हारी रियली में मदद भी करेगा। इसकी जो मेथड है लाइकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, और कुछ का समय पर कुछ ऐसी भी चीजें होती है पास्ट के बारे में जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और जब ये चैंगजैन को लेक्चर मारने में लगा ही होता है तभी इसका बग वाला सिस्टम, रेड वाला सिस्टम उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है उस मिशन को। और वहां पर मिशन को देखकर मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस बार का जो मिशन है वो काफी ज्यादा मैसी, और रिवॉर्ड के तौर पर सिस्टम की तरफ से उसे 200 पॉइंट प्लस 1 ईयर मिशन रिफ्रेश रोल कार्ड भी मिलेंगे 10, और अगर से फेलियर हो जाते हैं
तो तुम्हारी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर कम कर दी जाएगी। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज तो मुझे लगता है, और उससे क्या लगता है कि एक मिशन रिफ्रेश थ्रो, ये तो वाकई में मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है कि जो मिशन जिस सिस्टम में मुझे रैंडमली आई मीन मिशन देता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक हुआ, जैसे कि प्रीवियस होस्ट के लिए था, वो मर गया था, मैं उन्हें मना कर सकता और जो मेरे लिए किसी लाइफ लाइन की तरह हो जाए, और तभी वो वहां से जाने लगती है और उससे क्या लगता है कि मुझे पता था मैं दूसरा रास्ता कोई ढूंढ लूंगी। ठीक है, मेरी जो फादर की जो इंगेजमेंट करी थी मेरे द्वारा, मैं उसे कैंसिल करने के लिए जाने में लगी हुई, मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी इस समय के दौरान। अभी के लिए मैं चलती हूँ और काफी निराश और उदास भी लग रही होती है। तभी हमारा एमसी से रोक और उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारा मिशन करता हूँ तो तुम कोई भी कंडीशन को तैयार हो जाओगे मेरे साथ, सही का। और तभी चेंगजेन वहीं पर अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसको देखकर हमारा एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है। तो चेंगजेन उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए था? तो एमसी कहने लगता है कि तुमने आखिरकार मुझे समझ क्या रखा है, मैं किस तरीके का बंदा हूँ। तभी चेंगजेन उससे कहने लगता है कि अगर मेरी जगह पे तुम्हारी सीनियर सिस्टर होती है और वो कपड़े उतारती है तुम्हारे सामने तो क्या करते? तो तभी हमारा एमसी वहां पर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल शेमलेस और शैलो बन जाता है एक बार के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर ये बात सुनती है तो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, ज्यादा सोचा तो। हमारे एमसी की नजरों में सीनियर सिस्टर के लिए इतनी ठरक भरी पड़ी है ना, क्या ही बोला है। और वो किसी से इतना प्यार नहीं करता जितना उससे करता। खैर वो सब छोड़ो। तभी वो क्या लगता है कि जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं उस यूनियन सेक्टर में, हैप्पी यूनियन सेक्टर में जाने के लिए तैयार हूँ। होनियान सेक्टर उसका नाम। बात तो एक ही है, लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उस ब्लड एसेंस को लेने में कामयाब रहूंगा या नहीं रहूंगा। जिसको देखकर वो उससे पूछ लगती है कि तुम्हारी कंडीशन के बारे में। तो एमसी उसे बताने लगता है कि मेरे स्टोरेज रिटर्न करने के अलावा तुम्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी और सबको ये बताना होगा अनाउंस कर करके तुमने उस इविल कल्टीवेटर के साथ कॉलिएट किया था और कितने ज्यादा आउटर डिसिपल हमारे सेट के तुम्हारे कारण मारे गए। और ऑफकोर्स की बात है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हो जो कि क्वीन सेट के लिए हानिकारक हो। तभी वो उससे पूछने लगती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी और कुछ इच्छा मतलब और कोई इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तभी एमसी का वो बैज बचने लगता है और चमकने लगता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने वाला ही होता है कि अभी के लिए इतना काफी है, मैं बाद में जोड़ दूंगा जरूरत पड़ी तो। जहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो एमसी को मैसेज करके भेज रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं सेट के मेन हॉल में। तो एमसी कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर मुझे बुलाने में लगे हुए। तो सिस्टर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पर रुकती हूँ, तुम जा सकते हो। और तभी हमारा एमसी उड़ते वहां से चला जाता है। तभी चैंगजेन उससे पूछ लगती है कि तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? वो क्लियरली तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मना कर सकता था, मेरी इस रिक्वेस्ट में मना कर सकता था हैप्पी यूनियन में जाने के लिए, लेकिन वो बिना किसी परेशानी के यहाँ पर एग्री हो चुका है। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर उससे पूछ लगती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जिसको देखकर वो उससे कहने लगते कि एक बार मैं अपने सभी के सभी क्राइम को एडमिट कर लूंगी तो दो सेट के बीच में जो अलायंस है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, जिससे कि दोनों के लिए काफी ज्यादा लॉसेस वाली बात होगी और जो किंगडम सेक्ट है वो अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल खो देगा इस अलायंस। लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ अपने 2 मंथ के लिए ही तो आया है तुम्हारे इस सेक्ट में, लेकिन वो इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेने में लगा हुआ है उस हैप्पी यूनियन सेट में जाने के लिए तक की तैयार, सिर्फ और सिर्फ अपने सेट के बेनिफिट के लिए? नहीं, मुझे ऐसा ही लगता। और तो और उसने ये भी कहा था कि फाइनली तुम उसके साथ एलोप करने के लिए जाने की भागने के लिए तैयार। ये बात सुनकर सिस्टर ली उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम कहना क्या चाहती? तभी चैंगजेन उससे कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मुझे लगा था कि जो किंगडम सेट की सीनियर सिस्टर है वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड होगी, लेकिन कैसे पता था कि वो इतनी ज्यादा नेव होगी दिल के मैटर में। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर चैंगजेन उसे बताने लगता है कि वो प्रोबेबली इसलिए इस बार के लिए एग्री हो चुका था क्योंकि तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। और शायद मुझे यहाँ तक ऐसा लगता है कि उसने पहले भी तुमसे इसके बारे में पूछा होगा, लेकिन तुमने जब उसे मना कर दिया होगा तो तुमने कोई बना ढूंढा होगा ताकि वो इस सेट को ज्वाइन कर सके, क्योंकि तुमने उससे कहा था कि तुम इस सेट के लिए काफी ज्यादा काइंड और सेट ने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की थी, तुम इसलिए छोड़ना नहीं चाहती इसको। और उस समय पर ये बात सच भी, और जो भी काम हमारा इस वक्त एमसी करने में लगा हुआ है वो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि भी तुम्हारे लिए जो काइंडनेस दिखाई है ना सेक्ट ने उसको रीपे करने के लिए करने में लगा हुआ है। और इस बात का ख्याल रख रहा है कि जब तुम दोनों के दोनों इस सेट को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए तब तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का कोई भी रिग्रेट ना बचे। ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि वाकई में मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो मेरे लिए इतना सब कुछ करने में लगा हुआ है। और तभी चैंगजेन जाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस सिचुएशन को, इस मूवमेंट को चेरिश करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। तुम कभी भी इस बात को रिग्रेट मत करना कि अगर कोई तुमसे उसे चुरा कर ले गया एक दिन तो। और आज पहली बार पूरी की पूरी सीरीज में इसके सामने ये सच्चाई आ गई है जिसको देखकर वो कुछ भी कह नहीं पाता और सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी उस एल्डर के पास पहुंचकर उससे कहने लगता है कि डिसिबल ग्रीट करता है सेक्ट मास्टर को और एल्डर जी को, एल्डर डियाओ है वो, जहाँ पर वो सेक्ट मास्टर उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी इस लिनजिन इंसिडेंट में वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट थी। तुम्हारा जो सेक्ट मास्टर है वो तुम्हें प्रमोट करना चाहता है चीफ डिसिबल पर और उस वांग देंग को रिप्लेस कर देगा तुम्हारे बदले में। तुम इनर सेक्ट के सीनियर ब्रदर बन जाओगे। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इस बात को सुनकर एमसी कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी काइंडनेस दिखाने में लगे हो, लेकिन मुझे माफ करना। मैं रिक्वेस्ट को बताना चाहूंगा, अपनी मेरी खुद की एक रिक्वेस्ट है। उससे पहले ये बात सुनने के बाद वो उससे पूछने लगता है कि ठीक है बता। जहाँ पर वो कहने लगता है कि इन टर्म ऑफ सीनियरिटी को देखा जाए
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो रैंक है, मैं चाहता हूँ मेरी सीनियर सिस्टर से छोटी ही रहे, और मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा, ना ही मुझे उसकी आदत है कि मैं अपनी सीनियर सिस्टर को जूनियर सिस्टर कहकर बुला। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उससे कहने लगता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। तभी एल्डर डयाओ, जो कि अपनी यूथफुल वाली फॉर्म में होती है, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो, और मन में सोचते हुए कहने के बाद उससे पूछती है हमारे एमसी से, यंग फ्रेंड, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम्हारी जो सिस्टर वो क्या करने में लगी हुई है। और हमारा एमसी समझ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये उसी बारे में है ये बात, और उसका धन्यवाद कहने लगता है एल्डर डयाओ आपके इसके कंसर्न के लिए। वो पूरी तरीके से सुरक्षित, और तभी वे अपनी सिस्टर को, यानी कि अपनी ही डुप्लीकेट को, वहां से बाहर बुला लेता है। उससे बाहर आने के बाद वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या हो गया यार आपके साथ ब्रदर, और मन में सोचते हुए गालियां दे रही होती है एमसी को, और कह रही होती है तुम लिटिल रास्कल कहीं के, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस वक्त साइक्लोशन में जाने वाली हूँ रिकवर करने के लिए। यहाँ पर हमारा एमसी उससे पूछता है कि यहाँ पर कुछ है इस मैटर के लिए जिसके लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। एल्डर जब इसे बाहर आते देखते तो काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगते हैं कि ये वे स्टोरेज रिंग से है। लेकिन पिछली बार जब इसे इसने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला था तब कोई भी मैंने माना फ्लेक्सेशन को नोटिस नहीं किया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस फॉर्मेशन के कारण इसे अफेक्ट कर दिया होगा। तो सेक्ट मास्टर भी उससे कहने लगता है कि एल्डर डा प्रीवियसली तुम्हें वांगजांग सेक्ट से अर्जेंटली लेकर आ गई थी, और तुम्हें इस बात का भी डर था उन्हें कि जो लिन जी उन्हें वो शायद वापस से आ सकता है, इसलिए हम लोग जल्दबाजी में यहाँ पर लौट आए थे। इसलिए हम लोगों ने उस वक्त डिटेल में तुमसे नहीं पूछा। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ एग्जैक्टली तुम्हारी सिस्टर है तो है क्या? जिसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है वाओ, और एक्सप्लेन करने के लिए रेडी होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिसे इसकी सिस्टर होती है वो मन में सोचते हुए कहती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे इस बार बुरी तरीके से ट्रिक कर दिया है, देखते हैं कि आखिरकार तुम किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे सिचुएशन। अभी एमसी उससे कहने लगता है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो लिविंग क्रीचर्स हैं उन्हें स्टोरेज रिंग में बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता, तो एक्चुअली में ये कुछ और नहीं बल्कि मेरी सिस्टर की कॉप्स है। ये बात सुनकर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज जाती है। यहाँ पर ये बताने लगता है कि मेरी जो सिस्टर है जिंग दयायुआ वो 2 साल पहले पूरी तरीके से मिसिंग हो गई थी, और मैं इसे काफी समय से ढूंढते हुए आ रहा हूँ, और इतना कहने पे से पॉइंट ही मिलता है भाई, फिर की ले रहा है उसकी। फिर उसके बाद मेरा मुकाबला सीनियर सिस्टर से हुआ, यानी कि मैं सीनियर सिस्टर से मिला, और बाई चांस उसे इस बारे में पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी जब वे अपने सेक्रेटरी डिसिपल से गायब होने के बारे में, और हम एक दूसरे को उसी समय से जाने लगे। फिर उसके बाद हमें वो कल्टीवेटर मिला, इविल कल्टीवेटर। यहाँ पर सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर जियाओवेन, जब हम दोनों और मैं तीनों के तीनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे तो हमारा मुकाबला उस कल्टीवेटर से हो चुका था, और उस समय पर उन जितनी भी कॉप्स को कल्टीवेट करने में लगा था, कंट्रोल करने में लगा था, उनमें से एक मेरी सिस्टर भी थी। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी जो सिस्टर है उसकी खुद की कॉन्शियसनेस अभी भी मौजूद थी उसके पास, और उसकी मदद से हम लोग उस इविल कल्टीवेटर से निकलने में कामयाब रहे। ये सारी की सारी कहानी सुनने के बाद वो खुद शॉक हो गई होती है उसकी सिस्टर, और जब ये बात सेक्ट मास्टर सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है जो कि जूनियर सिस्टर ने हमें बताया था इससे पहले। तभी वो कहने लगता है कि मुझे पता है सेक्ट मास्टर, आपको सीनियर सिस्टर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं झूठ बोलने के लिए, क्योंकि मैंने ही उनसे ऐसा कहा था इसे छुपाने के लिए। भले मेरी सिस्टर की अभी भी कॉन्शियसनेस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये फिर भी काफी स्ट्रेंज और अजीब बात है कि ये एक कॉप्स होने के बाद भी अभी भी जिंदा है। मुझे पता है कि रेसिस कल्टीवेटर कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अपने हाथों से? और इसकी एक्टिंग देखते सिस्टम इसे पॉइंट पे पॉइंट दिया जा रहा होता है, क्रिएशन पॉइंट। ये बात सुनने के बाद एल्डर डे उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा भले ही सेक्ट बहुत ज्यादा रेसिस है लेकिन वो इतना ज्यादा बेकार भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक डील जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, और तुम अपनी सिस्टर की सिचुएशन को आउटसाइडर के सामने रिवील नहीं करना चाहते हो, तो हम लोग इसे अपने यहाँ पर ऐसे करेंगे जैसे कि हम इसे देखा ही नहीं है। ये बात सुनकर एमसी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम जाओ सिस्टर, उसका हेल्डर और सेक्ट मास्टर का धन्यवाद करो जल्दी से, और वो धन्यवाद कहने लगती है बिल्कुल नजर डाउन करने के बाद। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक और चीज है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये जो सेक्ट मास्टर है तुम्हारा वो काफी ज्यादा क्यूरियस इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार तुम्हारी जो सिस्टर है वो उस यूनियांग स्टेज कल्टीवेटर से बचकर निकली तो निकली कैसे, और किस तरीके से वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब रही, जहां तक कि जो एल्डर डयाओ है वो भी उसे ब्रेक करने में नाकामयाब रहे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में मैंने भी इसके बारे में पूछने का मुझे समय नहीं मिला है, इसके बारे में हम इसी से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, लेटर सिस्टर तुम इसे बताओ। तभी वो देखकर पूरी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, एक बार मैं कॉप्स बन गई हूँ तो मेरी जो मेमोरीज है वो पूरी तरीके से इधर उधर हो रखी है। ये बात देखकर हमारा जो एल्डर होती है वो कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगता है कि तुम भूल चुकी हो कि हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है। तो हमारा एमसी बीच में बोलता है और क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर एल्डर आपको इसको ब्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल इसकी जो सिचुएशन है वो एक कॉप्स है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस मौजूद है। इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ पर कई सारी एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है और वो भी इस बात से एग्री होती है। तो इसलिए ताकि मैं इसकी सिचुएशन को समझ सकूं तो मैंने इसे हमेशा से अभी तक अपने पास रखा है इसको। ये बात सुनने के बाद उसे और भी गुस्सा आने लगती है उसकी सिस्टर को, जहाँ पर वो सेक्ट मास्टर से कहने में लगा होता है कि सेक्ट मास्टर एल्डर डयाओ प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरी सिस्टर की जो मास्टरी है उसको सॉल्व करने में। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होने वाला। तभी एल्डर उससे कहने लगती है खैर आफ्टर ऑल तुम्हारी सिस्टर जो है उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि ब्रदर क्या होगा अगर लोगों ने रिसर्च की और मेरी पूरी की पूरी बॉडी रियल कॉप्स में बदल गई तो। ये बात सुनने के बाद एमसी सोचता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बात में दम थे हो, मेहनत के बारे में पहले सोचा ही नहीं,
मैं तो बस सोचने में लगा था कि मेरी सिस्टर की जो सिचुएशन है उसे रिप्लिकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जितने भी हाई लेवल के कल्टिवेटर्स हैं वो जो भी जिनकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली है वो इमोर्टलिटी हासिल कर सकते हैं वो अपने आप को कॉर्प्स में बदलने के बाद। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही नहीं वो रखा था। और जैसे ही उसकी सिस्टर वापस जाने वाली होती तो वहीं पर सेक्ट मास्टर और एल्डर डैड तुरंत आकर उसकी टांग को पकड़ लेते हैं ताकि वो वापस से स्टोरेज रिंग में उसे इकट्ठा न कर पाए। और वापस से हमारा एमसी तो डालने लगता है तो वो दोनों के दोनों खींचकर उसे बाहर निकाल देते हैं उस रिंग से। और उसकी सिस्टर को बाहर निकालने के बाद सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ सकते हो सेक्ट लीडर। मैं ध्यान से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ इसकी एबनॉर्मलिटीज को तुम्हारी सिस्टर की बॉडी के अंदर कि बिना किसी चोट पहुंचाए हुए। ये बात सुनकर एमसी उसका धन्यवाद करने लगता है। और जब वो वहां से जाने लगता है तो एल्डर डे उससे कहने लगते कि जूनियर सिस्टर आई मीन लिटिल फ्रेंड, क्या तुम बिल्कुल भी इसे ज्वाइन नहीं करने वाले अपनी सिस्टर को। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। अगर मैं रहता हूँ तो बस आपको होल्ड बैक करूंगा। और मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ से अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे अगर मैं यहाँ रहता हूँ, ये सोचकर कि ये मेरी लिटिल सिस्टर है। ये देख कर सुनने के बाद एल्डर मन में सोचते कहने लगते कि आखिरकार तुम्हारे मतलब क्या है कि मैं उसे होल्ड बैक करूँ। क्या तुमने किसी तरीके से अपनी सिस्टर को या फिर तुम्हारी सिस्टर ने मरने से पहले तुम्हें बुरी तरीके से ऑफेंड किया था कि तुम इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो जो बिहेवियर दिखाते हो तुम अपनी सिस्टर के खिलाफ। लास्ट टाइम तुमने इसे किसी बेड की तरफ पर छोड़ दिया था और इस टाइम पर तुमने यहाँ पर इस तरीके से छोड़ दिया। पूरी तरीके से कंफ्यूज है। एमसी वापस से अपने रूम में आ जाता है बट रूम में जाने से पहले वो अपने आप को उस हार्ड स्टोन के पास लेकर आता है जहाँ पर उसने सेक्ट को ज्वाइन करने से पहले टेस्ट दिया था। दूसरा सीन दिखाया जाता है जेंगिया पीक के बाथ हाउस में जहाँ पर उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है सीनियर सिस्टर से कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जो जूनियर ब्रदर जेंगी है वो एक मेल फर्नेस बनने वाला है हुआनी है सेट का। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज हो गई होती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो यूनियांग पवेलियन में जा सकती हूँ और फीमेल फर्नेस भी बन सकती हूँ वैसे तुम्हारे लिए। तो ये बात सुनकर उसकी सीक्रेट सीनियर सिस्टर कहने लगती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही मैं कंपेयर करना चाहती हूँ तुमसे उसे। एनीवे मेरा जो माइंड है इस वक्त पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखा है। मैं कोई ऐसा आइडिया लगाना चाहती हूँ जिससे कि जो हमारा जूनियर ब्रदर है वो इस आइडिया को अबंडन कर दे और ना जा पाए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकूँ और उसे मना सकूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर मन में सोचते हुए कहने लगते कि आखिरकार इसमें प्रैक्टिस करने वाली कौन सी बात है। सीनियर सिस्टर तुम वाकई में बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही हो आज, लेकिन मुझे अब ये एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है इसके साथ रोल प्ले करने का मेरी सीनियर सिस्टर के साथ। तो आखिरकार मैं इस गेम को खेलने से इसे कैसे मना कर सकती हूँ। और तुरंत मान जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ सकती हो। और तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि तुम मैं हूँ और मैं इस तरीके से प्रिटेंड करूंगी जैसे कि मैं उनका सीनियर ब्रदर हूँ। आई मीन तुम्हारा सीनियर ब्रदर या फिर उसकी जूनियर ब्रदर। आखिरकार तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे किस तरीके से रोकोगी उस हनियाई सेक्ट में जाने से। तभी जो लड़की उससे कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर आई मीन एक्टिंग मोड में इस वक्त इसलिए जूनियर ब्रदर तुम हनियाई सेक्ट में नहीं जा सकते। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी जो हमारे एमसी के रोल में होती है इसकी सीनियर सिस्टर वो उससे कहने लगती है कि तुमको ज्यादा सोचने में लगी हो जूनियर सिस्टर। और इस तरीके रोल प्ले करने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा खुश होने लगती है और उससे कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर ने मुझे अभी भी जूनियर ब्रदर कहा। कितनी ज्यादा वंडरफुल फीलिंग आने में लगी है मुझे। और भाई जिस तरीके से ठरकपन दिखाने में लगी है इसकी सीनियर सिस्टर तुरंत समझ जाती है। लेकिन वापस से रोल प्ले में आते हैं और ये वापस से कहने लगती है कि इसमें कुछ भी नहीं है, चलो कंटिन्यू करते हैं। और तभी ये कहने लगती है कि तुम्हारा जो जूनियर ब्रदर है वो बस हनियाई सेक्ट में ऐसे ही वॉक करने के लिए जाने में लगा हुआ है ताकि वो जो बेवकूफ है ना चैंगजिन उसे कन्फ्रेंस करने के लिए बेवकूफ बना सके और वो सच सच मुझे सबको सच्चाई बता दे अपने बारे में। मैं कभी भी अपने इस एसेंट ब्लड को रिस्क पे नहीं डालने वाला उस लड़की के लिए जिसे मैं ढंग से जानता तक नहीं और वो मेरे लिए खतरा भी हो सकती है। ये बात सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर कहने लगती है उसकी जो कि सीनियर सिस्टर के रोल में होती है, सीनियर सिस्टर तुम कुछ इस इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी है इस कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही। तभी उसकी सीनियर सिस्टर जो कि हमारे एमसी के रोल में कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि ये डेंजर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है सिचुएशन। ये बात सुनने के बाद ये कहने लगती है उसकी जूनियर सिस्टर अगर ऐसी बात है तो हम इसकी डायरेक्शन को बदलते हैं। जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से उस हनियाई सेक्ट में जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकती हूँ। क्या होगा अगर मैटर एक्सपोज हो गया और फिर सभी को तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम ना क्योंकि सेट के कोर डिसिपल हो और सीक्रेटली तुमने हनियाई सेट के ज्वाइन कर लिया है वो भी फर्नेस बनने के लिए। अगर भले ही जो चैंगजेन है इस बात के लिए कन्फर्स कर देती है तो वो कभी भी जो सेट की रेपुटेशन के लिए डैमेज होने वाला है उसको नहीं भर पाएगी। ये बात सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर थोड़ा सोचती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बात में दम तो है थोड़ा बहुत, इस पॉइंट का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ उसके खिलाफ। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मेरा जो जूनियर ब्रदर है अगर तुम वाकई में रिपे करना चाहते हो अपनी काइंडनेस को मेरे लिए और सेट के लिए तो जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे और जरूर हेजिटेट करेगा मेरा जूनियर ब्रदर फिर। लेकिन तभी उसकी जूनियर सिस्टर उससे कहने लगती है लेकिन जूनियर ब्रदर जिंगिए की एबिलिटी को देखकर लगता है मुझे लगता है कि वहां पर एक कॉन्फिडेंस जरूर हुआ जिससे कि वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट एक्सपोज नहीं हो सकते और इसलिए तुमने इस तरीके के सजेशन बनाया है। और दोनों के दोनों रोल ही वही निभाए लगते एक तरीके से। ये बात सुनकर सीनियर गुस्सा आती है चिल्लाते कहने लगती है कि आखिरकार तुम किसकी साइड में हो, सलाह भी खुद देती हो और उसमें पानी भी तुम फेर देती हो। जिसको देखकर सुनने के बाद जूनियर सिस्टर कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे जो फील हुआ मैंने तुमसे वही कह दिया और ये कोई अच्छा रीजन तो नहीं होगा तो मैंने ही अपने इस रीजन को रिजेक्ट करवा दिया खुद से। ये बात सुनकर वो काफी सर दुखने लगता है इसका और मन में सोचते हुए कहने लगते है कि बिल्कुल सही का जो जूनियर ब्रदर है वो ऑलवेज 3 स्टेप आगे की सोच कर रखता है। अगर वो वाकई में इस सिचुएशन को ग्रैस्प नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी इस तरीके से सच नहीं देने वाला।
लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा मुझे। तभी उसकी जूनियर सिस्टर अपनी सीनियर सिस्टर काफी नजदीक आकर उससे कहने लगती है, अब लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ, जिसको देखकर वो उतनी उतनी कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि जियाविन आखिरकार तुम क्या कर रही हो। उसके जूनियर सिस्टर के हाथ नीचे जा रहे होते हैं जहाँ पर वो एक्टिंग में होती है अपने एमसी के मोड में और उससे कह रही होती है, आई मीन अपनी सीनियर के मोड में, और कह रही होती है सीनियर सिस्टर तुम्हें बस ऐसा करना है उसके पास जाकर, हे जूनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल भी मूव करने की जरूरत नहीं है, तुम सारा का सारा काम मुझ पर छोड़ सकते हो। और वो सीधे जाकर अपना हाथ नीचे डाल देती है और इतना करने के बाद वो कुछ महसूस करती है और वो समझ गई भाई साहब ये क्या करना चाहती है और क्या करवाना चाहती है, और पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, जिससे कारण हमारी रियल सीनियर सिस्टर को काफी गुस्सा आती है और वो अपनी जूनियर सिस्टर के मुंह में एक जोरदार लात मारती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या करने जा रही हो, तुम बेवकूफ कहीं की। और भाई साहब उसकी गलत जगह पर उसने हाथ रख दिया और उसकी जूनियर सिस्टर दूर जाकर गुड़ती है और उससे कहने लगती है कि मजा आ गया भाई, ब्यूटी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकती है तुम। मेरे प्रीवियस स्टेप को देखकर ऐसा लगता है कि एक बार जो राइस है वो पूरी तरीके से पक जाएंगे ना, और जब तुम्हें अगले दिन होश आएगा सब कुछ कांड होने के बाद, तो तुम बिल्कुल ऐसे बिहेव कर सकती हो। जूनियर ब्रदर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी और का मेल फंडेंस बन जाओ, तो प्लीज वहां पर मत जाओ। अब समझ गए होगे सभी के सभी लोग आखिरकार ये क्या कहना चाहती है, और मेरे मेन को तो मैं फंडेंस बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहती। ये कहने के बाद उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी इस ट्रिक को कौन रेजिस्ट कर सकता है, और खासकर मुझे देखो, खासकर मैं तो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। तुम जो रोल प्ले करने में लगी हुई हो इसे तो मैं हमेशा हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। उसके नाक से खून निकलना पड़ रहा है, इससे पता चलता है कि ये कितनी ज्यादा ठरकी है। और ये बात सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर थोड़ा बहुत सोचने लगती है। जब ये इतनी गहरी में सोचती है तो उसकी जूनियर सिस्टर सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर ये बस ऐसा था कि तुम्हें ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बेवकूफ कहीं के, आखिरकार ऐसी मेथड मैं इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था ना मुझसे। और वो तुरंत घबराने लगती है और कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर तुम मुझसे कहो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि ये फिजिबल मेथड है कि तुम इसका इस्तेमाल करोगी। सही कहा ना मैंने, ऐसा नहीं करोगी ना, मैं तो बहुत ज्यादा करवा रही हूँ। मैं तो बस अपनी सीनियर सिस्टर का एडवांटेज आएगा फायदा उठाना चाहती थी, तुम मुझे थोड़ा डांटती चिल्लाती मारती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम सच में ऐसा करो यार। लेकिन तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसका धन्यवाद कहने लगती है, इसको देखकर वो शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे धन्यवाद मत कहो प्लीज, और तुरंत जाने लगती है तैयारियां करने के लिए। इसको देखकर वो रोना चालू कर देती है, उसकी टांग को पकड़कर कहने लगती है कि मैं और नहीं कहूंगी, मेरे पास और भी तरीके हैं और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि इससे ज्यादा बेटर अच्छे तरीके हैं। सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और सिचुएशन देखने में ऐसा लग रही होती है जैसे कि इसकी गर्लफ्रेंड ने तो छोड़ दिया और वो तुरंत वहां से चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती बेचारा, और इसका जो सपना होता है सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है और क्या लगता है खत्म भाई, सब कुछ खत्म जिंदगी में। दूसरी तरफ हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उड़कर कहीं जाने में लगा हुआ है, और उड़ते उड़ते नीचे उसकी जूनियर सिस्टर उसे दिखाई देती है जियावेन, क्योंकि वो उसे बुलाने में लगी होती है और कह रही होती है कि जूनियर सिस्टर जियावेन क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रही हो। तो उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि तुमने अभी भी मुझे क्या कहा। तभी हमारा एमसी जो सेक्ट मास्टर ने उससे कहा था, प्रॉमिस किया था, उसे उसकी पोजीशन जाने की इनर कोड डिसिपल बनाने के लिए परमिशन मिल जाती है, उसे रिकॉर्ड करके उसे दिखाने लगता है। इनर सेट का सीनियर ब्रदर बन चुका है वांग डेंग की जगह पर हमारा एमसी। इसको सुनने के बाद जो जूनियर सिस्टर जियावेन होती है पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और मन में सोचने लगती है वाओ, अब ये यहाँ तक पहुंच चुकी बात, तो जहाँ तक फ्यूचर में इनकी शादी भी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। ये देखकर बहुत ज्यादा उदास होने लगती है, चिल्लाने लगती है मन ही मन में, और कहने लगती है कि अब भी क्यों होना था ये सब कांड। एमसी तो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता ही होता है। तभी जियावेन उससे पूछने लगते हैं कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, आई मीन पूछ रही हूँ, तुम आखिरकार मेरे जूनियर सिस्टर को किस तरीके से देखते हो। तो हमारा एमसी तुरंत उसके मुंह पर कह देता है एक आइडियल गर्लफ्रेंड के तौर पर। तो जूनियर सिस्टर जाओ मैंने उससे पूछने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम वाकई में मेरी सीनियर सिस्टर की बॉडी पर ठड़क दिखाने में लगी हुई और तुम उसके साथ जिंदगी भर अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। दोनों में से क्या ऑप्शन है। हमारा एमसी कहता है दोनों ही यार, मुझे दोनों ही ऑप्शन पसंद है और मैं दोनों ही ऑप्शन चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, और वो सारी की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। तो एमसी को पता चलता है तो पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और शॉक हो जाता है। तो जूनियर सिस्टर जवाब उससे कहने लगती है कि तो बिल्कुल सही कहा, मैंने तो बस उसे मजाक के तौर पर ये सलाह देती, किसे पता था ये जो सीनियर सिस्टर है वो वाकई में इस ट्रिक को इतनी ज्यादा सीरियसली ले लेगी और थोड़ी बहुत उदास हो जाएगी। मैं तो ये सोचने में लगी हुई ताकि वो तुम्हें जॉयफुल हार्मोनी सेक्ट में जाने से रोक सके। अलग अलग नाम है सेम सेक्ट के, तो समझ जाना। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से सीनियर सिस्टर की पर्सनैलिटी देख के मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा करने वाली है। तभी वो कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा था कि ये कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने में लगी हुई है आजकल, और वैसे ही मैं तो यहाँ पर हेलो कहने के लिए आई थी। अगर तुम वाकई में जॉयफुल हार्मोनी सेक्ट में जाना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दो सीनियर सिस्टर के सामने सबसे पहले। अगर तुमने उसके साथ या फिर सीनियर सिस्टर के साथ कुछ भी किया और उसके साथ गद्दारी की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और रोती रोती वहां से चली जाती है। इसको देखकर हमसे पूछने लगता है कि तुम क्यों रो रही हो यार। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी वाइफ को दूसरे के हवाले करते हुए जा रहा है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को। ये देखकर वो चिल्लाते हुए भगती है और क्या लगती है कि मुझे रोना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर रोने में लगी हुई हूँ। और एमसी पूरे तरीके से कंफ्यूज होता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद एमसी वापस से अपने रूम की तरफ बढ़ता और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये लड़की पूरी तरीके से बकवास करने में लगी हुई है। आखिरकार मेरी सीनियर सिस्टर इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकती है।
और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसकी सीनियर सिस्टर को अपने रूम में देख, जहाँ पर वो उसके लिए ड्रिंक करके रेडी रखती है और कहने लगती है कि जल्दी से आओ मेरे साथ ड्रिंक करो, और वो खुद अपने हाथों से दे रही होती है। जिसे देखकर एमसी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता हुआ क्या लगता है कि सडनली जो मेरी सीनियर सिस्टर है वो अचानक से मुझे इतनी रात को ड्रिंक क्यों देने में लगी हुई है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मुझे नशे की हालत में मेरे साथ मजे करने के बाद मुझे ब्लैकमेल कर देगी ताकि मैं वापस ना जाऊं? ये जो लिटिल वाहन है मेरी जूनियर सिस्टर ने जो मुझसे कहा था वो सारी की सारी बातें सच है क्या? क्या मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो वाकई में डील डन करना चाहती है आज? तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा लाइट वेट क्यों हो जूनियर ब्रदर? तभी हमारा एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जब सीनियर सिस्टर वाकई में अगर मूड में है तो मैं उनका कंपनी करने के लिए तैयार हूँ। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर सीनियर सिस्टर वाकई में इनिशिएटिव लेती है तो आखिरकार मैं कैसे होल्ड बैक कर सकता हूँ? लेकिन दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम के द्वारा मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार रिवॉर्ड मिलने वाला है मिशन का मुझे। और अगर कोई ऐसा टास्क फ्यूचर में आ जाता है जिसे मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ और मर जाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि सीनियर सिस्टर विडो बन जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तभी उसकी जूनियर सीनियर सिस्टर उससे क्या लगती है कि जूनियर ब्रदर आखिरकार तुम इतना ज्यादा ट्रबल इतनी ज्यादा परेशानी वाले चेहरा क्यों बना रहे हो? तो एमसी क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी है जो कि मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना रखा है। इसको देखकर वो पूछने लगती है कि तुम अभी भी उस हारमोनी सेक्ट के बारे में सोच रहे हो? तो एमसी कहता है कि हाँ कुछ ऐसा है। तो सीनियर सिस्टर उससे पूछ लेती है कि तुम्हारा जाना जरूरी है? एमसी कहता है हाँ बहुत जरूरी है। और मैंने सोचता क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मुझे वो ऑप्टेंट करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से जो उसकी सीनियर सिस्टर होती है वो अपने कपड़े उतारने जैसे अपना हाथ बढ़ाती है वहां पर, और उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में ऐसा कुछ भी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा रिस्क में जाने वाले हो जूनियर ब्रदर। और हमारा एमसी ये देखकर काफी ज्यादा लाल पड़ गया होता है, कहीं अब ये कपड़े उतारेगी पूरी तरीके से। लेकिन तभी अचानक से उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो एक क्रिस्टल बाहर निकाल देती है, वो भी रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, और उसको वो वाली वीडियो दिखाने लगती है और कहने लगती है कि मेरी किस्मत वाकई में अच्छी हुई कि मेरे पास अभी भी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। और ये जो वही रिकॉर्डिंग है जब तुमने वांग देंग के साथ जो क्रिस्टल वो वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, जहाँ पे झूठा इल्जाम लगाया था, मैंने जो इस वीडियो में जूनियर सिस्टर लुओ कुंग का फेस को पूरी तरीके से ढक दिया है, तो तुम्हारी जो वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगी अगर तुम जाती हो तो। ये देखकर बेचारा हमारा एमसी भी कुछ नहीं कह पाता और क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो? आखिरकार जी किस तरीके का डेवलपमेंट होने में लगा हुआ है? जहाँ पर उसकी सीनियर सिस्टर धमकाते हैं उससे क्या लगता है कि अगर तुम वाकई में जबरदस्ती करती हो वहां पर जाने की तो सारे के सारे जैसे रिकॉर्डिंग क्रिस्टल में जो भी कंटेंट मौजूद है मैं उस जॉयफुल हारमोनी सेक्ट में बिखरा दूंगी। और सब लोगों को एक बार इस बारे में पता चल गया कि तुम जो कि जॉयफुल हारमोनी की सेक्ट जो स्पेशलाइज है सिर्फ और सिर्फ डुअल कल्टीवेशन टेक्निक में, वो फीमेल डोमिनेटेड है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं मेल, यानी कि मैं। और उस सेट के अंदर जितने भी मेल होते हैं, मेल डिसिपल्स होते हैं, वो बेसिकली कंक्यूबाइन होते हैं उनके। अगर तुम यू करके इसका इस्तेमाल करोगे, तू तड़ाका करोगे उस, और मैंने तुम्हें ये दिखा दिया कि तुम किस तरीके से, यानी कि तुम किस तरीके से इस हरकतें करने में लगी हो, किसी वुमन के साथ फोर्स जबरदस्ती किया है, तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगी। उसके बाद मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, उसके बाद सबको बताऊंगी कि यहाँ का जो क्रिस्टल है, आई मीन जो कंटेंट है, वो पूरा का पूरा फेक है। लेकिन सस्पिशन को अवॉइड करने के लिए जो हारमोनी सेक्ट वो तुम्हें डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और इस पूरी की पूरी प्लानिंग का आइडिया को जब हमारा एमसी सुनता है तो पूरी तरीके से कंफ्यूज शॉक हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मैं तो सब कुछ करने में लगी हुई है, कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव है जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वाकई में अपने फ्यूचर के डाउस्ट पार्टनर को ये सब एक्सपीरियंस करने नहीं दे सकती, किसी और के मेल कंक्यूबन नहीं बनने दे सकती। तो यहाँ पर इसने डाउस्ट पार्टनर की बात की है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर सीधे जिंदगी बिताएंगे अपने हस्बैंड वाइफ भी मान सकते हो, एक तरीके से तो वही होता है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी पूरा लाल पड़ जाता है। तभी यहाँ पर उसकी जूनियर सिस्टर आई मीन सिस्टर आती है और उससे क्या लगती है कि जिंगे आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है? तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार अब ये लड़की कौन है? और तुरंत हमारा एमसी मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि मेरी मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ में आने में लगी हुई है सीनियर सिस्टर, लेकिन इसीलिए मैं कभी भी अब हारमोनी जॉयफुल हारमोनी सेक्ट में नहीं जाने वाला, और मेरी जगह पर मेरी सिस्टर जाने वाली है उस जगह पर। ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखी होती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उसकी सिस्टर को कि यहाँ पर चल क्या रहा है सिचुएशन। ये बात सुनकर उसकी सिस्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, उससे पूछ लगती है क्या, कहाँ पर? एमसी कहने लगता है कि जॉयफुल यूनियन सेक्ट में। तभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर पीछे से आकर उससे कहने लगता है कि माय डियर, मैं तुम्हारा सेक्ट मास्टर ने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला जिससे कि तुम्हें चोट पहुंचे रिसर्च के दौरान। तुम अभी भी यहाँ पर क्यों भागने में लगी हुई हो? इसको देखकर उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ से भागने में लगी हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है ग्रीटिंग सेक्ट मास्टर, जहाँ पर उसका सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि डिसिपल लीव, तुम वाकई में यहाँ पर इस तरीके से मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं है खुद के अपने सेक्ट मास्टर पर, तो मैं सेक्ट मास्टर को इस तरीके से बिहेवियर देखने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होता है। जहाँ पर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि मुझे अपने सेक्ट मास्टर पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेनली अगर जूनियर ब्रदर जिंगले की फीलिंग को कंसीडर करते हुए अगर सिचुएशन को देखा जाए तो। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बात में दम तो है, अगर तुम वाकई में सीक्रेट नहीं रख सकती हो तो हमारा जो सेक्ट है वो अभी तक इतने ज्यादा अच्छे सीडलिंग हो चुका हो, खासकर अपने लिटिल फ्रेंड जैसे। जिसको सुनने के बाद एमसी भी कंफ्यूज होता है। सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि बिग गर्ल, तुम वाकई में अपने ब्रदर के लिए कुछ चाहती या फिर अपने ब्रदर से कुछ कहना चाहती है? लेकिन भाई साहब हमारे एमसी की सिस्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत वहां से भागकर चली जाती है। जिसको देखकर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपने सीन को। और वो वहाँ पर वो दोनों अकेले रह जाते हैं।
तो उसके सीनियर सिस्टर उससे कहने लगते कि वाओ, वाकई में अच्छा हुआ कि जो रिएक्शन था इसका काफी ज्यादा गुड था और तुमने अच्छी तरीके से सिचुएशन को संभाल लिया सीनियर सिस्टर, वरना हमें अभी तक एक्सपोज कर दिया जा चुका होता। तभी मुझे लगती है कि मुझे बता कि क्या चलने में लगा हो यहाँ पे। तभी वो सबको सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देती है। उसके सीनियर सिस्टर से समझाने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कह रहे हो मुझसे कि जो भी यहाँ पर चलने में लगा हुआ है एक्चुअली में सब कुछ इसका किया धरा, आखिरकार ये है कौन। तभी एमसी कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम्हें तो पता ही होगा मेरे स्पेशल स्टोरेज स्पेस के बारे में, सही कहा ना, जहाँ पर मैं स्टोर कर सकता हूँ किसी भी चीज को और किसी भी आइटम को बाहर बुला सकता हूँ बिना किसी मैजिकल एनर्जी फ्लक्चुएशन के। और इस लड़की को उसी स्पेस में काफी समय से रखा गया था। सबसे पहले मुझे लगा था कि ये बस एक रिफाइंड कॉप्स है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं सर्कुलेशन में मौजूद था तो सडनली इसकी नींद खुल गई और इसने कहा कि वो मेरी सिस्टर। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हमारी जो मेमोरीज है वो दोनों के दोनों फ्रेगमेंटेड में, और मुझे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि मेरे पास कोई भी ऐसी कोई सिस्टर भी, और ना ही मुझे ये पता है कि ये स्टोरेज स्पेस है वो कहाँ से आया। और इस लड़की को सिर्फ इतना ही याद है कि मैं उसका ब्रदर हूँ और कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगते कि अगर वो वाकई में उस जॉयफुल यूनियन सेक्टर में जाने के लिए तैयार हो जाती है तुम्हारी जगह पर, तो यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सपोज होने का कोई भी खतरा नहीं रहने वाला। इस बात से एमसी भी एग्री हो जाता है। तो सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि जूनियर, तुम मुझसे कहने वाले हो कि तुमने पहले ही उसे प्लान बना लिया था वहां पर भेजने का, स्टार्टिंग से ही जॉयफुल यूनिट सेक्टर में भेजने का। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता कि नहीं, मैं तो खुद जाने के बारे में सोचने में लगा होता पहले। ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर उससे कहने लगते कि अच्छा, तो तुम वहां पर उन सभी की मेल कंसोर्ट बनने के लिए इतने ज्यादा बुरी तरीके से तड़प रहे हो क्या। जिस बात को सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में जानना चाहता था और देखना चाहता था सीनियर सिस्टर की रिएक्ट कैसे करेंगे, और आपकी रिएक्शन देखना चाहता था, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है, शॉक हो जाती है। तो एमसी उससे कहने लगता है मैं इतने समय से तुम्हें बस टीज करने में लगा होता, मैंने अभी तक तुमसे कुछ भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाया, तो मैं इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था कि आखिरकार तुम सच में क्या सोचती हो सिचुएशन के बारे में। जिस बात को सुनने के बाद सीनियर सिस्टर वहां से चली जाती है, उससे कहने लगती है कि सिचुएशन काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, रात हो चुकी है, मुझे वापस जाना चाहिए। हमारा एमसी भी चिल्लाता है कि सीनियर सिस्टर आपकी वाइन तो रह गई है। तो वो कहने लगती है कि तुम इसे पी सकते हो, रख सकते हो। और इसको जब वो बाहर निकल रही होती है तो पूरी की पूरी लाल पड़ गई होती है सीनियर सिस्टर, और वो समझ चुकी है कि वाकई में बात तो सही है, सिर्फ हमारा एमसी सिर्फ और सिर्फ इस सेक्टर में इसके लिए रुका हुआ है, ये नहीं है तो वो सेक्टर जा चुका होता अब तक। और उसकी जो जूनियर सिस्टर जाओबेन होती है वो सभी की सभी जाते हुए देख लेती है और देखकर काफी शॉक होती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर, इसका चेहरा देखकर लगता है ये काफी ज्यादा रेड हो चुका है, इसका मतलब मुझसे ये मत कहना आप कहीं इन्होंने ऑलरेडी कांड कर तो नहीं दिया, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो गया हमारा एमसी, इसने बस कुछ ही मिनटों में बहुत जल्दी निपटा लिया यार। मुझे लगा था कि मुझे पूरी रात यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हमारे एमसी कमरे में चली जाती और चुपके से देखने लगती है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर जिया मैंने काफी लेट है, तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो आराम करने की जगह पर। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है कि पकड़ी गई, और उससे पूछने लगते कि देखो तो जरा, लगता है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरीके से गलत, और मैं जानना चाहती हूँ कि जो सीनियर सिस्टर है वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है, आखिरकार सीनियर सिस्टर ऐसा हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन हमारा एमसी भी इसके मजे लेता है और उससे कहने लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जूनियर सिस्टर, तुम बिल्कुल सही थी, मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि सीनियर सिस्टर इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। और ये बात जानने के बाद उस रात को वो इतनी ज्यादा रोई, इतना ज्यादा रोई, इसका क्योंकि दिल टूट चुका था पूरी तरीके से, जहाँ पर पूरा का पूरा सेक्ट है ना वो तहलका मच गया। और फिर उसने सब कुछ अपने मास्टर को बता दिया कि वो क्यों रोने में लगी है हमारे एमसी का। और उसी रात को उसने मास्टर से हमारे एमसी को इतना पिटवाया कि चिल्ला चिल्ला कर पूरा का पूरा जो सेक्ट है उसकी आवाज सुनी उसके बाद। और ये दोनों के दोनों हमारे जाते हैं चैंग जैंग के पास। यहाँ पर हमारा एमसी रोते रोते चिल्लाता है, क्या लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहने लगा था कि ये जो सिचुएशन है वो वाकई में हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए पहले, लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो मेरी जगह पर जॉयफुल इंजीनियर सेक्टर में जाने वाली है। ये देखकर जो सीनियर सिस्टर है इस पता भरोसा नहीं हो रहा होता और कहने लगती है कि आखिरकार ये किस तरीके से एग्री हो सकती है। तभी चैंगजैन उससे कहने लगती है कि ठीक है, मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है सीनियर सिस्टर, क्योंकि हमारा एमसी इससे पूछ रहा था। यहाँ पर चैंगजैन उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब लिन जियोन ने हम पर एम्ब्यूस्ट किया था तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और बिना किसी परेशानी की इसकी जो सिस्टर है नेशन सोल कल्टीवेटर से बिना किसी परेशानी बचकर निकल गई थी। और यूए के बारे में बात करें तो वो एक साइड कैरेक्टर है, आखिर वो इस तरीके से क्यों अपेयर हुई और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। तभी सीनियर सिस्टर एमसी से पूछने लगती है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो वाकई में इतनी पावरफुल है क्या। तभी वो कहने लगते है कि तुम मुझे फॉलो करो, मुझे पता है, हाँ ये बात सच है, ये सच कहने में लगी बहुत पावरफुल है। तभी चैंगजैन एमसी से कहने लगती है कि आखिरकार अगर तुम अपनी सिस्टर को वहां पर भेज देते हो तो सेक्टर मास्टर जो क्विंगजिन है वो इस बात से एग्री कैसे होंगे जब तक तुम एक्चुअली में उन्हें नहीं बना लेते, जब तक सेक्टर मास्टर को ये बात पता नहीं चल जाएगा कि रिफाइन कैसे किया जाता है कॉप्स को। वरना तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर को वो रिटर्न कर देंगे खुद से, और उसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा फिर तो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो सेक्टर मास्टर है वो जल्दी एक वीक के अंदर अंदर मेरी सिस्टर को वापस भेज देंगे। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक होती है, उससे पूछने लगती है कि सिर्फ एक हफ्ता, 1 वीक, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है
कि जो सेक्ट मास्टर क्विंगजुन है वो तुम्हारे सीनियर तुम्हारी सिस्टर का जो सीक्रेट है वो एक वीक के अंदर अंदर सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर वापस भेजेंगे मेरी सिस्टर को, चाहे उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें पता चले इसके बारे में या ना चले। ये बात सुनने के बाद चैंगजन वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा रुक कर इंतजार करती हूँ। तो पीछे से सीनियर सिस्टर चिल्लाते हैं उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में तुम्हें मरेड फेनोमेन सेक्ट में वापस भेज दूं या फिर तुम्हारे घर पर वापस भेज दूं क्या वार्निंग सेक्ट में। ये सुनने के बाद चैंगजन उससे कहने लगती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर बैठकर इंतजार करूंगी, यहीं पर रुक कर इंतजार करूंगी। और तभी वो बाहर चली जाती है, जिसको देखकर सीनियर सिस्टर हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि एक्चुअली मैंने सेक्ट के इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था ताकि मैं चैंग जियान को इन्वेस्टिगेट कर सकूं थोड़ा सा। जिसे सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और उसे बताने लगते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता था कि पता चला कि जो ओरिजिनली देखा जाए तो उस माइरेट फेनोमेनन सेट की यानी कि वान्या सेट की एकदम प्रोडिजी है और एक कल्टीवेशन जीनियस, और ये थर्ड लेवल फाउंडेशन स्टेज में सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में पहुंच चुकी थी। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होते उससे कहने लगता है कि ये वाकई में थर्ड लेवल फाउंडेशन स्टेज में है अभी, क्या इसमें कुछ ऐसा हो गया था कल्टीवेशन के दौरान जिससे कि इसकी जो प्रोग्रेस है वो रिग्रेस हो गई। जिसको सुनकर वो बताती है और कहने लगती है कि ये रिग्रेशन नहीं है बल्कि मैं इसकी जो कल्टीवेशन है इसने प्रोग्रेस किया ही नहीं है जब से जो डिमोनिक स्वॉर्ड का इंसिडेंट हुआ है ना 10 साल पहले, तब से। ये बात सुनकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तब क्या हुआ था, जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि उसने कहा था ना हमसे कि जो अपनी फ्रेंड को जिंदा करना चाहती है। इसका एक फ्रेंड था जिसका नाम चैन चांग था, जिसके फादर चैन रोंगजियो है। इस बात को सुनकर एमसी कहने लगता है कि चांग रोंगजियो ये तो वही स्मॉल सेक्ट मास्टर है ना जिसने उस डिमोनिक स्वॉर्ड को टच किया था और उस डिमोनिक स्वॉर्ड के इंसिडेंट को ट्रिगर किया था। जिस बात को सुनकर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उस समय डिमोनिक स्वॉर्ड इंसिडेंट के द्वारा जो चैन जियांग वो काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे और खासकर जो चैन जियांग की मदर थी वो दोनों के दोनों उस वक्त मारे गए थे उस हादसे में जब वो डिमोनाइज्ड हो चुका था चैन रोंगजियो। इस बात को जानने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर अभी भी ऐसा ट्रॉमा है जिसके कारण इसका जो कल्टीवेशन है वो वहीं पर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि यही तो दूसरे के जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो इस बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब मैं इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचूं तो मेरा यहाँ पर डिफरेंट व्यू देखने का नजरिया ये लगा। ये बात सुनकर वो काफी कंफ्यूज होती है और बोलने लगती है कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो डिमोनिक स्वॉर्ड इंसिडेंट है उसका चैंग जिन के साथ कुछ लेना देना हो। तो ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जो सीनियर सिस्टर उसे बताती है कि उस डिमोनिक स्वॉर्ड इंसिडेंट के बाद से किसी ने इन्वेस्टिगेट किया था उस लोकेशन के बारे में जहाँ पर वो डिमोनिक स्वॉर्ड को स्टोर कर रखा गया था। भले ही उस समय पर उस डिमोनिक स्वॉर्ड को काफी ज्यादा ले लिया गया था और उसके मैकेनिज्म में उसकी जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट नहीं हो सकी थी, लेकिन 2 नेसेंट सोल के कल्टीवेटर फिर भी वहां पर मारे गए थे। लेकिन मुझे अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही है कि जो चैन रोंगजियो है वो उस डिमोनिक स्वॉर्ड को हासिल करने में कामयाब कैसे रहा जबकि वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कोर कल्टीवेशन लेवल पर था। ये बात सुनकर वो भी इस बात से एग्री होता है एमसी, जहाँ पर वो बताती है कि उस समय पर सभी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक यही थॉट आया कि वो एक्सट्रीमली किस्मत वाला था, उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि वो उस डेथ ट्रैप को अवॉइड करने में कामयाब रहे और या फिर जो चैंग रुंगजू है उसे वो स्वॉर्ड मिल गई किस्मत से वो। लेकिन जो वांगजियान सेक्ट है उसने ये कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं किया था बल्कि मैं ये अनाउंस किया कि 60 साल पहले उसका जो फॉर्मर सेक्ट मास्टर था वांगजियान सेक्ट का उसे डिस्कवर किया था इसके मैप को जो कि सीक्रेट रियल्म में मौजूद थी डिमोनिक स्वॉर्ड और उस जगह पर छुपी हुई और उस वक्त उसने उसे सेंस किया था उसके अंदर बहुत ज्यादा बेकार ऑरा निकलने में लगा हुआ था जो कि डरावना था और इसलिए उसे कंसोल करने के लिए उस मैप को उसने छुपा दिया। लेकिन लिन जीन के द्वारा उसको मर्डर कर दिया गया उस वांगजियान के सेक्ट मास्टर को, जिसके कारण अभी जी कांड हुआ था हमारे एमसी के साथ। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी रीजन से जो चैंग जियान है उसने उस मैप को पहले देख लिया था जिससे पहले कि उसके ग्रैंडफादर उस मैप को छुपाए और उसे मेमोराइज कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद उसने चैंग जांग को इसके बारे में बता दिया जिसके बाद उसके फादर को इसके बारे में पता चल गया चैंग रोंगजियो को और शायद तभी वो उस फोर्ड को पाने में कामयाब रहा। तभी एमसी भी कहने लगता है कि तुम्हारी बात में दम तो है, उस मैप के सहारे वो सभी के सभी डेंजरस को अवॉइड कर सकता था, लेकिन स्पेसिफिकेशन तुम्हारी बात में दम तो और जो वानयांग सेक्ट है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता, सबको पता चल जाता इस बारे में। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर मुस्कुराती है और एमसी से कहने लगती है तो इसके बाद जूनियर ब्रदर अब तुम्हें उस वुमन से बिल्कुल भी थ्रेटन करने की जरूरत नहीं है, धमकी लेने की जरूरत नहीं है, नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास उसकी एक ऐसी बात है जो कि उसको बहुत ज्यादा डराने के लिए काफी है। वो तुम्हें डराने में लगी है उसके मुकाबले में ये तो बहुत बड़ी बात। ये बात सुनकर वो काफी घबराते हो, हाँ कहने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो कितनी टेरिफाइंग है, मैं कभी भी इन्हें ऑफेंड नहीं करने वाला। तभी एमसी हमारी सीनियर सिस्टर से कहने लगता है कि इसके बारे में अगर सोचा जाए तो इसे एक्सपीरियंस भी होता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो अभी तक क्यों रुक चुकी है। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इतने ज्यादा पीपल होने के बाद भी इतने लोग मारे गए उस हादसे के कारण। यहाँ अगर मेरे पास भी होता सिचुएशन मेरे साथ भी होती तो मैं भी कल्टीवेट नहीं कर पाती। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर वाकई में उन्हें रिसर्च करने का कोई स्पेल मौजूद है यहाँ पर तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को क्यों रिसर्च करने के बारे में सोचेगी।
तभी हमें यहाँ पर किसी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जो कि कहने में लगी हुई है बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। और रेड कलर की एनर्जी है सोल टाइप की फॉर्म में, और ये चैंग जियान के पास होती है, जो कि कह रही होती है जिनर ये काफी ज्यादा दुखने में लगा हुआ है मेरे। और उसकी बॉडी के पास दो सोल्स मौजूद होती है, जो कि उससे कह रही होती है कि तुम इस तरीके से उसे नेक करना बंद करो आंटी। आई थिंक मुझे लगता है कि इसकी जो मॉम होगी, तो वो कहने लगती है इसकी छोटी वाली जो लोली जैसी दिख रही है वो उसकी फ्रेंड है मेरे ख्याल से, जो कि उस आंटी को शांत कराती है, जो कि हमारे एमजे की मॉम। और कह रही है 10 सालों से तुम इतने ज्यादा पेन में हो, तो कुछ दिन और रह लोगे तो क्या परेशानी है। तभी ये लोली लड़की हमारी इस चैंग जिया से कहने में लगी हुई है कि जिस पर तुमने जिस जिंगजिया जंग मास्टर पर अपनी नजर गड़ाई रखी है, क्या वो वाकई में हमारे लिए एसेंस ब्लड लाने में कामयाब रहेगा और हमारी मदद कर पाएगा रिसेट करने में। जिस बात को सुनने के बाद ये उससे कहने लगती कि चैन चांग आखिरकार मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, वी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक साथ कोऑपरेट करने में लगे हुए हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर वो लड़की जो लोली वाली उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज इस तरीके से प्रिटेंड करना तुम्हें बंद कर देना चाहिए। मैंने ऑलरेडी तुम्हें देख लिया है कि तुम कितने ज्यादा उसके साथ पेयर करने के लिए ईगर हो, जल्दबाजी में हो, क्योंकि जो लियू नाम वाली जो वुमन है वो यंग मास्टर जीए के पास में बहुत ज्यादा, और तुम उसे हासिल करना चाहती हो अपने लिए। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स जनरेट हो चुकी है, लेकिन तुम उसे इसलिए नहीं बताना चाहती हो क्योंकि तुम ये समझती हो कि तुम अब बहुत ज्यादा ऐसे कांड की सिनर हो, ऐसा कांड किया है तुमने जैसे तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रही, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी विश को तुम पूरा करवाना चाहती हो, और इसलिए तुम चाहती हो कि तुम इस आइडिया से गिव अप कर दो। और तुम इस बात को लेकर एब्सोल्युटली करेक्ट हो, तुम नहीं हमारी मौत का कारण हो, तुम्हारे कारण ही हम लोग मरे हैं, और तुम इस तरीके से खुश कैसे रख सकती हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हें मुझे रिसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ और इस तरीके से आत्मा के रूप में फिरो। और वह दोनों के दोनों गोश्त चेंग जियान को बुरी तरीके से परेशान करने लगती है और कहने लगते हैं कि ये बहुत दुख रहा है, हमारे साथ आओ, मरो, तुम्हें भी आना होगा हमारे साथ कंपनी करने के लिए। और तभी हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर इसकी सिस्टर के सामने हमारा एमसी होता है, रोते हुए उससे कहने लगता है कि डावा तुम्हें होश में आना चाहिए, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। जिसको देखकर सेक्ट मास्टर भी शौक हो जाता है और कहने लगता है कि यंग फ्रेंड मैंने तुमसे वादा किया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है। तुम्हारी जो सिस्टर है वो अचानक से इस तरीके से बन गई मुझे खुद नहीं पता। दूसरी तरफ हमारी सिस्टर पूरी तरीके से शौक पड़ी होती है और कह रही होती है कि वाकई में सेक्ट मास्टर से खुद अपने हाथों से वापस लेकर आया है, लेकिन आखिरकार ये कर क्या रहा है, चल क्या रहा है इसके साथ। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे पता है, आफ्टर जो फर्नेंस है दायु जैसा वो जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप किया है वो एक्सट्रीमली रेयर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। मैं भी मेंटली इस बात को लेकर काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो चुका था और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जो हो चुकी है, और सेक्ट मास्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना मेरी बिल्कुल भी ऐसा कुछ इरादा नहीं, क्योंकि सेक्ट मास्टर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करना चाहते थे और अवॉइड करना चाहते थे जितनी ज्यादा हो सके इस सिचुएशन को। लेकिन कैसे पता था कि कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा डायो के साथ। लगता है कि वो अब इसके बाद एक ऑर्डिनरी फाइनेंस बन जाएगी वापस से। तभी सेक्ट मास्टर भी काफी उदास होते हैं, उससे लगता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है सब फेल होने के लिए तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को। अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ यंग फ्रेंड, तो ना हेजिटेट किए तुम मुझे बता सकते हैं। तभी हमारा एमसी रोने की एक्टिंग करने लगता है और उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था इससे सेक्ट मास्टर का लेना कुछ भी देना नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन एक फेवर जरूर मैं तुमसे चाहता हूँ सेक्ट मास्टर। तभी पूछने लगता है सेक्ट मास्टर उससे क्या, और इसी के साथ मैं इस पार्ट को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और कल एक नया पार्ट जरूर आएगा, तो आएगा ही आएगा, अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।